नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे जूम के जो साथी और जो यूट्यूब के जो साथी हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और 18 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर हम अपनी चर्चा को आज करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं साथियों, ये अपने आप में एक अलग प्रकार की कार्यशाला है। ये पहली प्रकार की कार्यशाला है, ये ऑनलाइन कार्यशाला है। इसमें यूट्यूब के बहुत सारे साथी हैं और साथ ही साथ जूम पर जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबको ये अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि संविधान सभा की हूबहू हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 18 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। याद हो अगर आप लोगों को तो 2 दिन पहले हम लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और संविधान सभा में यह निर्णय हुआ कि उस विषय पर आज चर्चा ना करें, उस विषय पर एक कमेटी बना दी जाए। और अगर आप लोगों को याद हो तो उस कमेटी में BL मित्तर साहब थे, उस कमेटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, उस कमेटी में चुंद्रीकर साहब थे। आप लोग जानते हैं इन नामों पर चर्चा हुई थी। मुदालियार साहब थे। वो जो 6 लोगों की जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में आज जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। आप लोग ये जानते हैं। तो किन राज्यों में विधान परिषद होनी चाहिए, किन राज्यों में विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, उस पर आज डिस्कशन होगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार मित्र लोग प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि सर विधान परिषद का गठन करते क्यों? तो आज HV कामत साहब का स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे जो विधान परिषद का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। क्या तर्क दे रहे हैं उन तर्कों को भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है जहां पर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी हो, न्यूनतम सीट कितनी हो, इस विषय पर जो बहस हुई थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि विधानसभा का कार्यकाल आज आपको 5 वर्ष दिखाई देता है। इनिशियल स्टेज में उस कार्यकाल को क्या करने का प्रावधान किया गया उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं ना, राइट टू रिकॉल। मेरे जो यूट्यूब के साथी और जो जूम के जो साथी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राइट टू रिकॉल यानी कोई जनप्रतिनिधि जिसको हमने चुनकर भेजा है, वो जनप्रतिनिधि यदि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मतदाताओं को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह अपने उस जनप्रतिनिधि को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व वापस बुला दे। उसको हम लोग राइट टू रिकॉल कहते हैं। हमारी संविधान सभा में राइट टू रिकॉल के बारे में आज पहली बार चर्चा आपको देखने को मिलेगी। आगे और चर्चा होगी, लेकिन आज इन विषयों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत मजा आएगा। लगभग 50-52 पेज की चर्चा के हैं तो 2-2.25 घंटे लगेंगे। तो जरा देखिएगा पहले दिन क्या क्या हो रहा है। ये आप देख लीजिए, उस दिन शुक्रवार है। अरे ये थोड़ा सा सेट करो भाई, इसको थोड़ा सेट करिएगा, ये हिल रहा है मेरे साथ साथ ही। आज शुक्रवार है, 18 जुलाई है, 1947 है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट है और इसका हिंदी संस्करण है। आज के विषय क्या क्या है? परिचय पत्र की पेशी की जाएगी, इसके बाद में रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जो प्रांतीय संविधान पे जो चर्चा चल रही है वो चर्चा आगे बढ़ेगी। आज के ये विषय आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, 18 जुलाई 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, दिल्ली में हो रही है और ये बैठक 3 बजे शुरू हो रही है। आज लिखा हुआ है संविधान भवन। पहले हम अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल है वो पढ़ रहे थे। आज संविधान भवन शब्द लिखा हुआ आ रहा है। परिचय पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। कौन कौन रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जरा इसको देख लीजिएगा। एक नए मेंबर आ रहे हैं, डॉक्टर रघुनंदन प्रसाद, ये बिहार से है, ये मेंबर आ रहे हैं और इसके बाद में चर्चा शुरू हो रही है राज्यों के संविधान के बारे में। आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले खंड 8 पर चर्चा जो है स्थगित कर दी गई। खंड 8 ये बता रहा था कि राज्य की जो कार्यपालिका जो संबंधित शक्तियां हैं उसका विस्तार कहां तक होगा। जहां तक राज्य के विधानमंडल की जो पावर्स है वहां तक राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार होगा। इसको लेकर विवाद हो गया। तो विवाद होने पर सभा ने यह निर्णय किया कि इसको स्थगित कर देते हैं, इस खंड पर विचार को, और उसके ऊपर 6 लोगों की एक कमेटी बना लेते हैं। वो कमेटी अलग से बैठकर उस पर चर्चा करेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। मैंने कहा उस कमेटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, BL मित्तर साहब थे, चुंद्रीकर साहब थे, इसके अलावा रामास्वामी मुदालियार साहब थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस पर चर्चा कर रहे हैं। सीधी चर्चा हो रही है खंड 8 पर।
लिखा हुआ है, सबसे पहले खांडेकर साहब बोल रहे हैं। खांडेकर साहब ने एक प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया, जरा ध्यान रखिएगा। 18 जुलाई 1947 को खांडेकर साहब एक प्रश्न उठा रहे हैं। संविधान सभा का ये चौथा सत्र चल रहा है, उसमें वो क्या प्रश्न कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि हमारा जो सीपी है, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस, जिसे आजकल हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, वहां से एक मेंबर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। उन मेंबर का नाम है गुरु आगम दास। क्या नाम है? गुरु आगम दास। लेकिन गुरु आगम दास को अभी तक आप लोगों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई इन्विटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। संविधान सभा की बैठक कहां हो रही है, कब हो रही है, उन्हें आना है नहीं आना, इस प्रकार का कोई इन्विटेशन अभी तक गुरु आगम दास को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं, जो कि खुद सीपी के हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस से हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे तुरंत अभी टेलीग्राम करके उनको मीटिंग में बुलाए, ऐसा वो कह रहे हैं। यहां से बात शुरू हो रही। अब सर BL मित्तर साहब, ये BL मित्तर साहब बड़ौदा से हैं, आप लोग जानते हैं। ये BL मित्तर साहब वो व्यक्ति है जो संविधान सभा में देशी रियासतों की ओर से बोलने वाले पहले वक्ता है। आप लोगों को मैंने बता रखा है। ये वही BL मित्तर साहब है जो बाद में संविधान सभा जब अपनी प्रारूप समिति का गठन करेगी, उस प्रारूप समिति में भी आपको BL मित्तर साहब दिखाई देंगे। ये BL मित्तर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कौन सी कमेटी? 6 लोगों की एक समिति बनाई थी। ये 6 लोगों की समिति इस विषय पर बातचीत कर रही है कि भाई राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार कहां तक होना चाहिए। और मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले भी कह रखा है, समिति और उप समिति में बड़ा फर्क है। ये एक उप समिति है जो तुरंत कभी भी जज गई सभापति को, संविधान सभा के अध्यक्ष को कभी भी इच्छा होगी कि इस मुद्दे पर विचार करना जरूरी है, 2-4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो ऐसी स्थिति में वो एडहॉक कमिटीज बनाते हैं, तदर्थ समिति बनाते हैं, ऐसे मामलों में उप समिति बनाते हैं। तो इसी प्रकार की उप समिति के BL मित्तर साहब अपना एक प्रस्ताव रख रहे हैं। वो जो प्रस्ताव है, एक्चुअली में 6 लोगों की कमेटी अलग से बैठकर उन्होंने विचार किया। प्रॉब्लम क्या मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। प्रॉब्लम यह है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार कहां तक है, राज्य कहां तक अपनी बात को कर सकता है, उस विषय पर चर्चा होनी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा है, उस समय हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित है। एक ब्रिटिश भारत जहां अंग्रेजों का डायरेक्टली शासन होता था, एक देशी भारत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। आप लोग जानते हैं जिस राजस्थान में आप लोग रहते हैं, राजस्थान का तो अधिकांश भाग, क्या 95% पोर्शन जो है देशी रियासतें थी। अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पर जितना भी जो राजस्थान आपको आज दिखाई दे रहा है, वहां सब जगह पर देशी रियासतें थी, अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दीजिए। लेकिन बॉम्बे में तो ऐसा नहीं था, समझ रहे, मद्रास में तो ऐसा नहीं था। ये बॉम्बे, ये मद्रास, ये उड़ीसा, ये बिहार, ये जो राज्य है, इन राज्यों पे तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था। अब आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि जो बॉम्बे आज आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र के रूप में, ये ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र है उस समय ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कुछ देशी रियासतें थी। ये जो आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, गुजरात नो डाउट बॉम्बे का हिस्सा था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बॉम्बे का हिस्सा होने की वजह से वो ब्रिटिश प्रांत ही था। गुजरात में भी आज बहुत सारी देशी रियासतें आपको देखने को मिलेगी। जैसे जूनागढ़ कहां पर है आज? जूनागढ़ गुजरात में है, जूनागढ़ एक देशी रियासत थी। तो जो ब्रिटिश प्रांत है, जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाले, क्या वो ब्रिटिश प्रांत जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाले वो उतने ही रहेंगे या रियासतें भी उनमें मिल सकेगी? तो रियासतों के बीच में और ब्रिटिश प्रांत जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाले, उनके बीच संबंध कैसे होंगे, इस बारे में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बिल्कुल ये साफ साफ शब्दों में लिखा कि देशी रियासतों को उस प्रांत से समझौता करने का अधिकार होगा और संघ सरकार को इंफॉर्मेशन देते हुए, संघ सरकार को सूचित करते हुए, कोई भी रियासत किसी भी प्रांत से मिल सकती है, किसी भी प्रांत में अपना जो हिस्सा है वो उसमें मिला सकती है। इस बारे में ये बात कही गई है और इसके ऊपर फिर सहमति संविधान सभा दे देती है। ठीक है, तो ये मंजूर कर दिया गया, संविधान सभा की सहमति के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात जो आएगी वो आएगा नया खंड। अध्यक्ष कह रहे हैं भाई 8 जो खंड था जिस पे कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के तहत कोई भी देशी रियासत किसी भी प्रांत के साथ समझौता करके उसमें मिल सकती है, इस प्रकार की बात हो गई। अब अध्यक्ष कह रहे हैं अब हम दूसरे परिच्छेद को लेंगे, अब हम खंड 15 को लेंगे जो हमने छोड़ दिया था। क्या हम सब तैयार हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं जी नहीं, हम खंड 15 पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
तो फिर हम किसी दूसरे परिच्छेद को ले, 19 को ले ले, तो सरदार वल्लभ भाई कहेंगे यस 19 को ले लीजिए। अब 19 क्या है जरा देखिएगा, अब सब चीजें आपके बहुत बहुत काम की है। आप लोग जानते हैं कि राज्य का एक विधान मंडल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 168 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा और कुछ राज्यों में विधान परिषद होगी, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है। आर्टिकल 170 में अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में ही यह लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने मेंबर होंगे, 500 है आज का संविधान कहता है। न्यूनतम कितने होंगे, 60 आज का संविधान कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जरा देखिएगा। पटेल साहब प्रस्ताव रखते हैं हर एक प्रांत के लिए एक प्रांतीय व्यवस्थापिका होगी और गवर्नर व लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंग होंगे। प्रांतीय व्यवस्थापिका में कौन होंगे, गवर्नर होगा और विधानसभा होगी। निम्नलिखित प्रांतों में इसके अतिरिक्त एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। कुछ प्रांतों के बारे में वो कह रहे हैं कि निम्न प्रांतों में विधान परिषद भी होगी। फिर वो खुद कह रहे हैं, मैं अभी से आगे आपको बता देता हूं, वो खुद ये कह रहे हैं कि कौन कौन से प्रांतों में विधान परिषद होगी। पहले मैं उन प्रांतों के प्रधानमंत्रियों से चर्चा करूंगा और वो प्रधानमंत्री अगर अपने यहां पर विधान परिषद के गठन की स्वीकृति देंगे तो उन प्रांतों में विधान परिषद होगी। तो वो ये लिख रहे हैं निम्न प्रांतों में विधान परिषद होगी, प्रांतों के नाम लिखे हुए नहीं है। आप जानते हैं आज भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 जो है उस आर्टिकल 168 में साफ साफ उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है। क्या बात आपको ये मालूम है? ये बात मालूम है ओम प्रकाश जी यादव साहब? यस, उदय सिंह जी मीणा साहब सहमति कर रहे हैं। आर्टिकल 168 में उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है। तो कौन कौन से राज्यों में होंगी? निम्न राज्यों में होंगी, राज्यों के नाम नहीं दिए गए। फिर पटेल साहब कह रहे हैं, अच्छा सरदार पटेल साहब क्यों बोल रहे हैं यहां पर? सरदार पटेल नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सरदार पटेल ही उस कमेटी के अध्यक्ष है। किस कमेटी के? जिसने राज्यों का संविधान बनाया था। संघ सरकार के संविधान वाली जो समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आने वाली है रिपोर्ट, 2-4 दिन इंतजार कीजिएगा, केंद्र सरकार की भी रिपोर्ट आएगी। राष्ट्रपति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, संसद कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, 2-4 दिन और इंतजार कीजिएगा। अभी हम राज्य के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं पटेल साहब, श्रीमान जी मैं यहां सुझाव रखूंगा कि जहां तक ऊपर की सभा मतलब उच्च सदन यानी विधान परिषद, जहां तक ऊपर की सभा का संबंध है, हम प्रांतों के नेताओं से परामर्श करना है कि वे आपस में यह निर्णय करें कि किस किस प्रांत में दूसरे चैम्बर की आवश्यकता है, तथा आपसे निवेदन है कि आप प्रांतों के प्रधानमंत्रियों की एक कमेटी बना दें जो मीटिंग करे और हमें वो सूची दे दे कि किन किन प्रांतों में विधान परिषद का गठन करना वो चाह रहे हैं। भारत में जितने भी जो प्रांत हैं उन प्रांतों के प्रधानमंत्रियों की एक कमेटी बना लो आप, और वो कमेटी ये तय कर लेगी कि किन किन प्रांतों में विधान परिषद होना चाहिए। इनिशियल स्टेज में इस प्रकार की बातें तय की जा रही। फिर सरदार पटेल दूसरी बात रख रहे हैं। ये तो पहली बात है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और विधानसभा होगी और कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद होगी। अब दूसरा प्रावधान, विधानसभा में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा और जनसंख्या हर लाख एक प्रतिनिधि से एक ज्यादा नहीं होगी। हर 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उस राज्य को जहां विधानसभा होगी उस राज्य को विभिन्न भागों में बांट दिया जाएगा, एक एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा और 1 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुनकर आएगा। यह प्रावधान किया जा रहा है। आज सुन लेना, आज संपूर्ण बहस इसी बात को लेकर होगी कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एक जो एमएलए जो चुना जाता है वो कितनी जनसंख्या पर चुना जाना चाहिए। 1 लाख की जनसंख्या पर, 2 लाख की जनसंख्या पर, कोई कहेगा 75,000 की जनसंख्या पर, कोई कहेगा 40,000 की जनसंख्या पर। आज इस पर चर्चा होगी। कई बार मित्र लोग प्रश्न करते हैं सर गोवा में 40 ही है विधानसभा सदस्य संख्या, सर पुडुचेरी में 32 ही है, यूपी में 400 से ज्यादा है, हमारे राजस्थान में 200 है, कहीं कितनी है, तो ऐसी संख्या कैसे हो गई? तो इसका क्या फॉर्मूला है? हमारे संविधान सभा में इस मुद्दे पर क्या बहस हुई उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई हर 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, लेकिन किसी भी प्रांत में सभा में कम से कम 50 प्रतिनिधि होंगे। सुन लीजिए यूट्यूब वालों, जूम वालों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव में किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए, यह प्रस्ताव रखा था। और आज कितनी है? आज कितनी है बगाराम जी बताइए, आज कितनी है? राकेश राकावत जी, आज किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। आपको मालूम होना चाहिए। कुछ अपवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने प्रावधान क्या रखा? कम से कम कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। फिर आगे सुनिए, विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और वयस्क मताधिकार का मतलब है 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो। यानी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान का वर्तमान अनुच्छेद 326 एक मतदाता की आयु 18 वर्ष का उल्लेख करता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब हमारा संविधान बना उस समय मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, आज 18 वर्ष है। आपको मालूम होगा 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी, और उस समय वोटर्स की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। हम बात कर रहे हैं 18 जुलाई 1947 की। अगला प्रावधान, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यदि वह इसके पहले समाप्त नहीं कर दी जाए तो उसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। यस, विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होगा, यह प्रावधान किया जा रहा है। इनिशियल स्टेज में कहा गया विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होगा, और यह प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में रखा है। आगे चलिए, किसी राज्य की जहां की व्यवस्थापिका के ऊपर की सभा हो, वहां उस सभा की रचना इस प्रकार से होगी। लो कर लो बात, विधान परिषद में लोग कैसे चुने जाएंगे, कौन कौन लोग होंगे, उसके बारे में इनिशियल स्टेज में क्या प्रावधान किया जा रहा है, आज आपको बड़ा आनंद आने वाला। जरा देखिएगा, नंबर 1, ऊपर की सभा यानी विधान परिषद। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 25% से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 25% से अधिक नहीं होगी। और आज क्या प्रोविजन है? 1/3 से अधिक नहीं होगी। आज क्या प्रोविजन है? 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर आप किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहते हो तो उसकी अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 है। इनिशियल स्टेज में 25% का प्रोविजन लाया गया है, यानी 1/4। ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, विधान परिषद में आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान के आधार पर कुछ सीमा तक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे आयरलैंड में गठन किया गया है विधान परिषद का, ठीक उसी तरह से हमारे यहां पर भी विधान परिषद का गठन होगा और अलग अलग समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। और समुदाय का मेरा मतलब जाति धर्म नहीं है, समुदाय का मतलब जैसे लेबर्स है, जैसे उद्योगपति है, इस तरह से अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ऐसा कह रहे। वितरण आधे आयरिश ढंग से होगा और 1/3 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार का प्रोविजन किया जा रहा है। और छठा भाग यानी 1/6 विधान परिषद का 1/6 भाग जो है गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाएगा। आप लोग जानते हैं आज भी विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, समाज, कला, विज्ञान और सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनिशियल स्टेज में भी 1/6 का ही प्रावधान किया गया था। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मैं इस वाक्य खंड को हाउस की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं। हमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक असेंबली होगी यानी सभा होगी, और जहां कहीं दो सदन होंगे उन प्रांतों की सूची या लगा दी जाएगी। अभी जैसा कि आप सबको विदित है, लगभग 5 या 6 प्रांत है जिनमें केवल एक हाउस है, जैसे उड़ीसा है, पंजाब है, सिंध है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश है। अन्य प्रांतों में 2 हाउस है। बंगाल और पंजाब का चूंकि विभाजन हो गया है, एक प्रश्न है कि छोटे प्रांतों में या बंगाल में जबकि उसकी विभाजन हो जाएगा, हम ऊपर की सभा पसंद करते हैं या नहीं करते। सरदार पटेल साहब के जो विचार है उससे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि पटेल साहब ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों का विभाजन हो रहा है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया, बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया, तो वो कह रहे हैं कि जो राज्य छोटे हैं या जिन राज्यों का विभाजन है, हमें आज सोचना है कि क्या वहां विधान परिषद होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो राज्य छोटे हैं वहां विधान परिषद नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल साहब ऐसा ही कुछ संकेत कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हमारा संबंध केवल पश्चिमी
बंगाल से है, यह प्रतीत होता है कि वहां यूरोपियन का विशाल प्रतिनिधित्व है जो कि 15 अगस्त से हट जाएगा। वाह, बहुत सुंदर सी बात कही। आप याद रखिएगा दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत भारत में राज्य में चुनाव हुए थे, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं कि चूंकि जो बंगाल है, उस बंगाल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है और हमारे हिस्से में पश्चिम बंगाल आ रहा है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ढांचा है उसमें यूरोपियन का बहुत प्रतिनिधित्व है। और अगर आप लोगों ने 1935 का अधिनियम ढंग से पढ़ रखा है तो आप लोगों को मालूम होगा 1935 के अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, भारतीय ईसाई, सिखों इत्यादि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल में। अब हमको सोचना है कि जब देश हमारा आजाद हो जाएगा, जब हमारा संविधान बन जाएगा, तो क्या इस तरह से आपको विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था करनी है या कुछ नए तरीके से करनी है, इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हर 1 लाख पर एक प्रतिनिधि से अधिक नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल कह रहे हैं 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुनकर आएगा विधानसभा में। संभव है कि यह अनुपात कुछ प्रांतों में बढ़ाया जाए और जो प्रांत छोटे हैं वहां इस अनुपात को कम किया जाए। वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा वैसे तो हर राज्य में विधानसभा जो क्षेत्र है 1 लाख के हिसाब से गठित किया जाएगा, 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बड़े राज्य हैं वहां पर यह जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, 1.25 लाख 1.5 लाख भी हो सकती है, और जो छोटे राज्य हैं वहां पर यह जनसंख्या कम भी की जा सकती है, 50,000 60,000 की जनसंख्या पर एक। कई बार जो मेरे मित्र कहते हैं ना कि सर गोवा में 40 ही विधानसभा की सीट है, तो आप तो कभी कभी कहते हो कि 60 मिनिमम होनी चाहिए। बिल्कुल 60 मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन इसके अपवाद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो यही कह रहे हैं कि सामान्य फॉर्मूला यह है 1 लाख की जनसंख्या पर एक, लेकिन जो बड़े राज्य हैं वह जनसंख्या बढ़ा देंगे, जो छोटे राज्य हैं वह जनसंख्या घटा देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जहां तक ऊपर की सभा यानी विधान परिषद है, हमने आयरिश ढंग की यानी आयरलैंड की संरचना को ग्रहण किया है। कुल सदस्यों का कुछ अनुपात अलग अलग फील्ड के लोगों के आधार पर होगा। ऐसे प्रतिनिधित्व द्वारा आधे सदस्य होंगे, अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग होंगे, ऐसे लोग आधे होंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आज भी जिन राज्यों में विधान परिषद है, उस विधान परिषद के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यही सिस्टम उस समय किया गया और 6वां भाग गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हाउस मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। अब भाई साहब क्या होगा? अब क्या होगा? बहुत सारे मेंबर्स आएंगे। 2-4 मेंबर्स के मैं नाम अभी से बता देता हूं। निकोलस राय आएंगे जो कि आसाम से हैं। जयपाल सिंह जी आएंगे जो कि बिहार से हैं, वर्तमान के झारखंड से हैं, जयपाल सिंह जी मुंडा साहब। लक्ष्मी नारायण जी साहू आएंगे जो कि उड़ीसा से हैं। रेणुका रे आएगी जो कि पश्चिम बंगाल से। ये सारे सदस्य ये बताएंगे कि साहब क्या व्यवस्था होनी चाहिए, 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से खाली एक इतना सा निवेदन है कि जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिख रखा है वो नाम लिख दीजिए। आज 5 दिन हो जाएंगे, आज की चर्चा का ये 5वां दिन है और आप लोग जानते हैं कि चौथे सत्र में टोटल 14 दिन तक चर्चा हुई थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। 14 दिन तक चर्चा हुई, हालांकि सत्र 18 दिन चला, लेकिन 14 दिन चर्चा हुई। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जो 10 दिन अटेंड करेगा विद फीडबैक उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि अटेंड किया? आप कह रहे हैं हम फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक तो मुझे मालूम है ना किस तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन आप अगर अपना नाम अगर लिख देंगे तो हमको कम से कम अटेंडेंस लगाने में ठीक रहेगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिख रखा, इतने सुंदर से नाम है आपके, तो नाम लिख दीजिए, आप रीनेम करिए अपना आपको। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और हम 2.5 साल कोरोना के हो जाने के बाद अगर अब कोई जूम ऐप को ढंग से यूज करना नहीं सीख पाया है तो ये हमारी गलती है, कोरोना की गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे, आज के बाद रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे। ये सूचना भी आपको है कि नहीं है? क्योंकि 10 अटेंडेंस 10 तो दिन चाहिए वरना सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो आज के बाद तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे।
तो प्लीज आप अपना रीनेम कर लीजिएगा। अब अध्यक्ष बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे पास आज अनेक संशोधन आए हुए हैं, मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो एक एक करके बोले। वो कक्कन का नाम बोलते हैं, खांडेकर साहब का नाम बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम अपना संशोधन नहीं रखेंगे। फिर आ रहे हैं मौलवी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब सुन लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला साहब ये मुस्लिम लीग से संविधान सभा के मेंबर हैं। मोहम्मद सादुल्ला साहब वही मोहम्मद सादुल्ला साहब है जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर है, और ये सादुल्ला साहब बाद में आसाम के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो सादुल्ला साहब का नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सादुल्ला साहब आसाम से आते हैं, आसाम के बाद में मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रारूप समिति के एक सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, चूंकि आसाम से आते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बातों को समझिए। आप आसाम से आते हैं, और आसाम कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। तो क्या आपका फॉर्मूला सही रहेगा क्या? 1 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर। आसाम में तो पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में आपको भौगोलिक क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मालूम पड़ा कि 6000 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एक एरिया, लेकिन जनसंख्या वहां पर 20,000 ही है। तो आप तो इस तरह से तो वहां से एक भी मेंबर नहीं चुनने दोगे विधानसभा में। समझिए इन सब बातों को। जनसंख्या का फॉर्मूला आपको अपवाद के रूप में लागू करना पड़ेगा, जिसकी और इशारा सरदार पटेल साहब पहले ही अपने उद्बोधन में कर चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला साहब, जरा देखिएगा। मोहम्मद सादुल्ला साहब कह रहे हैं कि साहब लाख शब्द की जगह पर 2 लाख लिख दो। आसाम से आते हैं मोहम्मद सादुल्ला साहब, और वो ही कह रहे हैं कि साहब 1 लाख नहीं 2 लाख लिखो। 2 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाना चाहिए, ये लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि साहब किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 300 होगी, ये लिख दीजिए। क्या होगी? किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 300 होनी चाहिए, और एक सदस्य 2 लाख की जनसंख्या पर चुना जाना चाहिए। पटेल साहब ने जो प्रोविजन रखा उसमें कहा 1 लाख की जनसंख्या पर एक। फिर वो क्या कह रहे हैं? मेरा पहला संशोधन तो उद्देश्य प्राप्त करने का साधन मात्र है, और उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक संख्या नियत करना। क्यों? रिपोर्ट में कम से कम संख्या का विचार रखा गया। छोटे प्रांतों में रिपोर्ट की सिफारिश बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित होगी, अर्थात नए संविधान के अंतर्गत हर 1 लाख के लिए एक सदस्य का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को बड़े प्रांतों में लागू करें तो व्यवस्थापिका संस्था मेरी राय में इतनी बड़ी और बेकाबू हो जाएगी कि कार्य में विघ्न पड़ेगा। वाह, सादुल्ला साहब ने बहुत सुंदर सी बात कही। उन्होंने कहा कि सर आप 1 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यह बात तो छोटे राज्यों पर ठीक है। सर बड़े बड़े राज्यों में तो अगर 1 लाख की जनसंख्या पर आपने एक मेंबर लेना शुरू कर दिया तो साहब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सैकड़ों सैकड़ों मेंबर हो जाएंगे विधानसभा में, और इतने मेंबर ज्यादा हो जाएंगे तो संस्थाओं में कार्य नहीं हो पाएगा, उसमें विघ्न पैदा होगा, बेकाबू हो जाएंगे। इतने लोगों को कंट्रोल कैसे करेंगे? आप जरा कल्पना कीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा में 1000 मेंबर हो तो कैसे काम होगा? सादुल्ला साहब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। जरा देखिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या क्या एग्जाम्पल दिया जरा देखना। उदाहरण के लिए घनी से घनी आबादी वाले प्रांतों को लीजिए, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। संयुक्त प्रांत, जिसको आजकल यूपी कहते हैं, संयुक्त प्रांत जिसकी जनसंख्या 1941 के अनुसार 5.5 करोड़ है। 1941 की जनसंख्या के अनुसार संयुक्त प्रांत की जनसंख्या 5.5 करोड़ है। अगर आप 1 लाख पर एक मेंबर लेंगे तो 550 मेंबर हो जाएंगे, ऐसा सादुल्ला साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि 5.5 करोड़ है। इस संविधान के मसविदा में दी गई सिफारिश के अनुसार यदि हम 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेंगे तो हाउस में 550 सदस्य हो जाएंगे। 550 सदस्य। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं सादुल्ला साहब? सादुल्ला साहब कह रहे हैं कि अब तक का जो जनसंख्या की जो गणना है, जो जनगणना है, उसका अनुभव यह कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी हर 10 साल में 15% बढ़ रही है। हर 10 साल में 15% बढ़ रही है, और संयुक्त प्रांत में 550 मेंबर अगर विधानसभा में होंगे तो फिर मेंबर भी हर 10 साल में बढ़ते रहेंगे, तो फिर तो कितनी संख्या हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी का उदाहरण देखिए, इनकी जनसंख्या 4 करोड़ 93 लाख है। इसके हिसाब से सदस्यों की संख्या 493 हो जाएगी। बिहार जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 63 लाख है, उसके हिसाब से बिहार में 363 मेंबर हो जाएंगे। इसलिए श्रीमान मेरी 2 रिक्वेस्ट है आपसे, एक तो अधिकतम संख्या 300 होगी, यह प्रावधान कर दीजिए, और दूसरा 2 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा, यह प्रावधान कर दीजिए। देखिए सुझाव बड़ा दमदार है और बिल्कुल लॉजिक के साथ दे रहे हैं। किस राज्य में कितनी जनसंख्या उसका उदाहरण भी दे रहे हैं।
आप समझ सकते हैं उनकी बातों को। सादुल्ला साहब ने जो बात कही, पूरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मद्रास में 493 मेंबर हो जाएंगे क्योंकि वहां की जनसंख्या 4,93,00,000 है। फिर वो कह रहे हैं कि साहब ये जो हम राज्यों का जो संविधान रख रहे हैं, थोड़े दिन बाद में हम केंद्र का भी संविधान रखेंगे। तो लोकसभा का जो ढांचा है, तो लोकसभा के ढांचे में तो हमने ये प्रावधान किया कि 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा। वहां हमने 7.5 लिखा है, यहां हम लोग 1 लाख लिख रहे हैं। ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि भारतीय संविधान जो कि 30 करोड़ जनता के लिए कार्य करेगा, इस गणना के अनुसार कम से कम 300 और अधिक से अधिक 400 प्रतिनिधियों की लोकसभा बनाएगा। इस बात पर जोर देना मेरे लिए अनावश्यक है कि यह राष्ट्रीय परिषद भारतवर्ष के फेडरेशन के समस्त राजनीति और शासन संबंधी अधिकारों की केंद्र होगी। इस प्रकार से वो अपनी बात कह रहे हैं। इसके बाद में नाम बोला गया मुन्ने स्वामी पिल्ले, गोकुल भाई, अपने वाले गोकुल भाई, आर के सिद्धवा जी। आर के सिद्धवा जी कौन से? अच्छा, एक दिन मैंने आर के सिद्धवा जी के बारे में बात करते हुए आपको बताया था कि आर के सिद्धवा जी पाकिस्तान में जन्मे थे। मतलब उस समय तो संयुक्त भारत ही था, आज का हिसाब से वो पाकिस्तान है। और मेरे मुंह से निकल गया था वो सिंध के नहीं, वो कराची में जन्मे थे। ये थोड़ा ध्यान रखना। आर के सिद्धवा जी जन्म उनका कराची में हुआ, लेकिन आर के सिद्धवा जी संविधान सभा में कहां से मेंबर बने थे? कहां से बने थे? सेंट्रल प्रोविंसेस से, मध्य जो प्रांत है वहां से वो मेंबर बने थे। और इनके बारे में एक प्रश्न भी उठाया गया था कि आर के सिद्धवा जी को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो तो कराची में आता है, लेकिन वो चुने गए चूंकि मध्य प्रांत से थे, इसलिए वो भारत की संविधान सभा के मेंबर बने रहे देश के विभाजन के बावजूद भी। ये मालूम होना चाहिए। इन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव नहीं किया। अब आर के सिद्धवा जी दूसरा संशोधन लेके आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। पारसी समुदाय से थे आर के सिद्धवा जी। वो कह रहे हैं साहब कि आप ये काम करो साहब, आपने ये जो प्रावधान किया उस प्रावधान के नीचे एक नोट डाला हुआ है। सिद्धवा जी एक इशारा कर रहे हैं कि आप सरदार पटेल को कह रहे हैं कि आपने ये जो प्रावधान किया इसके ठीक नीचे एक नोट डाला हुआ है। अच्छा, नोट के बारे में कहानी क्या है? आपको मालूम है नोट के बारे में निर्णय हो चुका है क्या कि नोट के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं रखा जाएगा। ऐसा निर्णय हो चुका है, ये ध्यान रखना। वो बोल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं, देखो क्या होता है। वो कह रहे हैं साहब कि आपने एक नोट डाला कि यूनिवर्सिटी के लिए, लेबर्स के लिए और स्त्रियों के लिए विधानसभा में कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यह आपने नोट डाल रखा है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने जो प्रोविजन रखा कि विधानसभा कैसी होगी, उसके नीचे एक नोट डाला हुआ है कि साहब यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए, लेबर्स के लिए और स्त्रियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस प्रकार का नोट डाला हुआ है। पता है ये नोट क्यों डाला है? सोचिए, कल्पना कीजिए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस प्रकार के प्रोविजंस थे। यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए विधानसभा में प्रतिनिधित्व था, स्त्रियों के लिए आरक्षण था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्त्रियों के लिए आरक्षण था। यह ध्यान रखना आप। यहां नोट डाल के लिखा जा रहा है कि भाई भारत का जो संविधान बनेगा वहां इस प्रकार के प्रोविजंस नहीं होंगे विधानसभा में। ना स्त्रियों के लिए आरक्षण होगा, ना लेबर्स के लिए कोई प्रोविजंस होगा विधानसभा में, और ना यूनिवर्सिटीज के लिए कोई प्रोविजन होगा। उस नोट की ओर इशारा कर रहे हैं सिद्धवा जी। सिद्धवा जी कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रोविजन कर दिया, लेकिन आप एक काम करिए, इस नोट में एक और बात लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले और उद्योग धंधे करने वालों का भी विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये सब प्रोविजंस थे। बिजनेसमैन का प्रतिनिधित्व होता था, स्त्रियों का प्रतिनिधित्व होता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता था, लेबर्स का प्रतिनिधित्व होता था, व्यवसाय करने वालों का प्रतिनिधित्व होता था, उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता था। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई ये प्रतिनिधित्व नहीं होगा, नोट डाल दिया। तो सिद्धवा जी कह रहे हैं कि आपने नोट आधा ही डाला है, एक और नोट डाल के लिखिए या उसमें एक और लाइन जोड़ दीजिए कि व्यापार करने वाले लोगों का भी विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा। देखिए, आप मुझे ये कह सकते हैं कि साहब ये क्यों लिखा जा रहा है? ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि संविधान का जब निर्माण हो रहा है उस समय भारत में 1935 के शासन अधिनियम के तहत देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में प्रारूप समिति बनेगी, वो प्रारूप समिति ये सब प्रोविजन उड़ा देगी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो जो समिति बनेगी प्रारूप समिति, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहते हैं? अरे क्या चर्चा कर रहे हैं और बाद में क्या संविधान बनकर आया? आप जरा सोचिए, हम किन किन मुद्दों, विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होगा, 1 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर होंगे, ऐसे ऐसे मुद्दे, सारा तो चेंज हो जाएगा ना।
तभी तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाएगा। अभी तक हमने जो चर्चा करी, डॉक्टर अंबेडकर विशेष भूमिका में दिखाई नहीं दे रहे, अभी तो कहां दिखाई दे रहे। कभी कभी कुछ कमेटी में मेंबर के रूप में आते हैं, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आएगी, देश आजाद होगा, पूरा रोल ही चेंज हो जाएगा, एक हीरो की तरह एंट्री हो जाएगी और पूरा मतलब जो संविधान जो बनाया जा रहा था उसमें आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में। मैं बार बार जोर आपको इसलिए तो दे रहा हूं कि बहुत ध्यान से सुनो। देखो 4 साल का प्रोविजन किया जा रहा है, बिजनेसमैन नहीं होंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे ये लिखने की जरूरत कहां है कि बिजनेसमैन नहीं होंगे, फला नहीं होंगे, बात की बात है ये। खैर आगे सुनिए, सिद्धवा जी कह रहे मैं नहीं जानता हूं कि यह भूल से रह गया होगा, यदि किसी विशेष हित का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि किसी भी हित के साथ रियायत नहीं बरती जाए। सिद्धवा जी कह रहे हैं कि मैं अपना संशोधन जो है वो नहीं रखूंगा, आप है ना प्रोविजन कर दो कि किसी भी विशेष हित का कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं होगा। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की और संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष आप क्या करें, अब ये किस पे चर्चा कर रहे हैं सिद्धवा जी? नोट पर चर्चा कर रहे हैं, नोट पर। अब वो अध्यक्ष आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष ये केवल नोट है, वाक्य खंड का अंश नहीं है, और आपको मालूम नहीं है कि नोट पर कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कह रहे हैं आर के सिद्धवा जी, फिर अंग्रेजी में बोल रहे हैं। इस नोट से कमेटी का अभिप्राय विदित होता है। कमेटी ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि अब समस्त हितों के लिए मताधिकार लागू हो जाने और किसी हित के लिए विशेष रियायत न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को सीधे मार्ग से आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग धंधों को क्यों छोड़ दिया गया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट कर दें। वो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं भाई मुझे मालूम है कि ये नोट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने ये लिख दिया कि स्त्रियों का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो वहां पर ये लिख दो ना व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वहां उनको क्यों छोड़ रहे हो, उसको भी लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। खैर अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? श्री सिद्धवा, मैं ये समझता हूं कि आपने अपना संशोधन पेश नहीं किया है, क्योंकि नोट पर कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। देखिए कितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, कितनी गजब की बात है। समिति क्या होती है, उप समिति क्या होती है, एडॉक कमेटी क्या होती है, डॉक्टर अंबेडकर किन किन समितियों में मेंबर थे, आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से संशोधन कहां रखा जाएगा? प्रावधान में संशोधन रखा जाएगा, नोट जो है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं रखा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। चलिए अब आ रहे हैं, नाम लिया गया खांडू भाई के देसाई का, जो कि बंबई से हैं। मेरा संशोधन भी लगभग वैसा ही है जैसे सिद्धवा जी का है, और मैं समझता हूं कि अब वे आगे हम केवल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र रखेंगे और कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, इसलिए मैं अपना संशोधन पेश नहीं करता हूं। खांडू भाई कह रहे हैं कि मेरा भी जो संशोधन है वो आर के सिद्धवा जी की तरह ही है। अब हम जो चुनाव करवाएंगे वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर करवाएंगे। हम व्यापारियों को चुनेंगे, स्त्रियों को चुनेंगे, लेबर्स को चुनेंगे, बिजनेसमैन को चुनेंगे। अब ये प्रोविजन ही नहीं है तो ठीक है, मुझे मेरा संशोधन नहीं पेश करना। अब तो डायरेक्टली जनता के द्वारा लोग चुने जाएंगे। खैर अध्यक्ष बोलते हैं अमेय कुमार दास का नाम। अमेय कुमार दास ये आसाम से आते हैं। ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहा है साहब 1 लाख की जनसंख्या की जगह पर 75,000 लिख दो। क्या कह रहे हैं अमेय कुमार दास जो कि आसाम से आ रहे हैं? वो कह रहे हैं 1 लाख की जनसंख्या पर 75,000 लिख दो। मोहम्मद सादुल्ला साहब जो आसाम से आ रहे हैं वो कह रहे हैं 1 लाख की जनसंख्या के जगह पर 2 लाख लिख दो। लोगों के तर्क देखिएगा, तर्क क्या कह रहे हैं। अमेय दास जी क्या कह रहे हैं? यद्यपि मेरे सामान्य मित्र सर सादुल्ला ने आबादी के परिमाण को 1 लाख से 2 लाख बढ़ाने का संशोधन पेश किया है, मुझे खेद है कि वो आसाम प्रांत से होते हुए मैं उनके साथ नहीं हूं, ऐसा कह रहा है। मुझे उनसे मतभेद हो रहा है। आसाम में यह आम मांग है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में जनसंख्या का परिमाण 75,000 की संख्या तक नियत किया जाना चाहिए। श्रीमान जी, जैसा कि आपको विदित है, आसाम में बहुत सी पिछड़ी हुई जातियां हैं और बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में इन जातियों को चुनाव में आने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ये जो मैं बात कही है ना, ये बात समझने के लिए आप बहुत शांति से आपको सोचना पड़ेगा। पता है अमेय कुमार दास क्या कह रहे हैं कि साहब आप 1 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, ये प्रोविजन कर रहे हो। साहब हमारे आसाम में तो ये जबरदस्त मांग है कि 75,000 ही होनी चाहिए। उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं? उसके पीछे तर्क दे रहे हैं साहब हमारे आसाम में बहुत छोटी छोटी जातियों के लोग रहते हैं। सुनना,
आज आपको बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि साहब हमारे आसाम में बहुत छोटी छोटी जातियों के लोग रहते हैं। साहब हमारा तो कभी प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाएगा छोटी जातियों के लोगों का, वो लोग तो कभी चुनकर आएंगे ही नहीं। हमारे जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी जाति के 15,000 लोग ही रहते हैं, तो बेचारे वो कब जीत कर आएंगे? वो तो जीत कर आ ही नहीं पाएंगे। आज हम कह रहे अरे यार ये क्या बात हुई यार, जाति के आधार पर चुनाव होते हैं क्या? होते भले ही जाति के आधार पर हो, होते भले ही जाति के आधार पर हो, पर आज हम मना करेंगे यार अभय कुमार दास जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं यार कि हमारी छोटी छोटी जातियों के लोगों का चुनाव कैसे होगा? तो क्या जाति के आधार पर चुनोगे? हालांकि होता जाति के आधार पर ही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जब आएंगे ना तब इन सब की छुट्टी कर देंगे। वो कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी जाति के 5,000 लोग ही रहते हैं, मेरी जाति के 8,000 लोग ही रहते हैं, क्या हमारे देश में आगे लोकतंत्र आने वाला है उसमें चुनाव हम जाति के आधार पर करेंगे? चुनाव में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है और योग्य होगा तो वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसकी जाति का एक भी व्यक्ति क्यों न हो, वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा आगे आने वाले समय में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज में कैसी बातें हो रही है आपको ये समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। श्रीमान जी, जैसा कि आपको विदित है आसाम में बहुत सी पिछड़ी हुई जातियां हैं और बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में इन जातियों को चुनाव में आने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी आसाम की बैठक नहीं हुई है, फिर भी हम में से बहुत से कांग्रेसी इस संदर्भ में निर्णय कर चुके हैं। आसाम की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इसी विषय पर माननीय सरदार पटेल के विचारार्थ एक मेमोरेंडम भेजा है और मेरा विश्वास है कि मसविदा बनाने वाली कमेटी जो अभी बनाई जाएगी इस प्रश्न पर विचार करेगी। आप लोग जानते हैं साथियों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसमें टोटल 7 मेंबर थे। 30 अगस्त को वो कमेटी पहली बार बैठी और डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष बने। लेकिन उस कमेटी की चर्चा 2-2 महीने पहले से ही हो रही है। आप जुलाई में लगातार देख रहे हैं बार बार मसविदा मसविदा मसविदा। अरे मसविदा मतलब प्रारूप, मसविदा मतलब ड्राफ्ट, मसविदा मतलब पांडुलेखन। जो पांडुलेखन समिति है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो प्रारूप समिति है, उसी का नाम मसविदा समिति भी है। ये ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आ गया था एक बार कि पांडुलेखन समिति के कौन अध्यक्ष थे और लोगों ने खूब गालियां बोली कि दिनेश सर ने इतना रटवाया, 15 कमेटियां के अध्यक्ष रटवा दिए, पांडुलेखन भी बता देते इसके अध्यक्ष क्यों छोड़ा? अरे भाई पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति है, तो पांडुलेखन कहो, मसविदा कहो, मसौदा कहो, ड्राफ्टिंग कहो, सब एक ही है, ये याद रखना। वो कह रहे हैं आगे, मैं इस हाउस के सामने एक अन्य प्रश्न पर जोर देना चाहता हूं। सरदार पटेल साहब ने हमसे यह कहा कि आसाम में ऊपर वाली सभा नहीं है। वास्तव में ऊपर वाली मतलब विधान परिषद, वास्तव में ऊपर वाली सभा है तो सही, पर हम उसे भंग करना चाहते हैं। ये मांग लगभग हम सबकी सम्मति से है। भविष्य में हम उस ऊपर की सभा को नहीं रख रहे हैं जिसको हम इतने अरसे से रखे हुए थे, तथा यही उचित और न्याय युक्त है कि पिछड़ी हुई जातियों का एकमात्र इस सभा के चुनाव में आने का अवसर दिया जाए। मेरा आशय नीचे की सभा से। वो कह रहे हैं कौन? दास, मिस्टर दास आसाम से है। वो कह रहे हैं साहब हमारे आसाम में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद है नहीं तो जो छोटी जातियों के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाएगा। तो साहब एक काम करिए कि विधानसभा में 1 लाख की जो जनसंख्या का जो फॉर्मूला उसको घटा दीजिए, 75,000 कर दीजिए, ताकि हमारे लिए तो एक ही रहेगा जगह विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद तो हम रखना नहीं चाहते, हम तो खत्म करना चाहते हैं। जो विधान परिषद ऑलरेडी है उसको जब हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमारी छोटी जातियों के लिए तो एक ही जगह है जो मौका मिलेगा शासन में भागीदारिता का। इसलिए साहब विधानसभा में तो आप 75,000 की जनसंख्या पर 1 मेंबर का प्रोविजन करो। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बहुत गूढ़ बातें हैं ये, बहुत गूढ़ बातें। इसको समझने के लिए मानसिक रूप से पूरी उपस्थिति यही चाहिए। अब आ रहे हैं JJM निकोलस रॉय, रेवरेंड JJM निकोलस रॉय। ये भी आसाम से है, ध्यान रखना। आदिवासी है, नाम इनका क्रिश्चियन है, पादरी है वैसे ही ये आदिवासी है। रेवरेंड JJM निकोलस रॉय कहां से है? आसाम से है। ये क्या कर रहे हैं, इनका भी तर्क सुनिएगा। ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं। क्या करता हूं जरा देखिए। प्रादेशिक क्षेत्र अथवा क्षेत्रों जिनमें पहाड़ी कौमें रहती हैं प्रतिनिधित्व देने के लिए 1 लाख से कम जनसंख्या के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। वाह! वो कह रहे हैं साहब ऐसे प्रदेश जहां पहाड़ी कौमें रहती है, यानी जनजातियों के जो लोग रहते हैं, वहां साहब 1 लाख का फॉर्मूला नहीं होगा, वहां 1 लाख से जनसंख्या कम की जा सकती है तथा कुल प्रतिनिधियों की संख्या भी उसके अनुसार बढ़ा दी जाएगी। ये जो आप कह रहे हो ना साहब 1 लाख की जनसंख्या पर 1 होगा, ठीक है आप रखो,
लेकिन नीचे ये लिख दो कि जहां जहां पहाड़ी जातियों के लोग रहते हैं वहां ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे। कुछ लोग आलोचना करते हैं संविधान सभा की, वो समझते क्यों नहीं है कि हमारी संविधान सभा उस समय भारत के जनता का जो प्रतिनिधित्व हो सकता था उसका प्रतिनिधित्व करती थी। सब समुदाय के लोग थे, सब जातियों के लोग थे, सब धर्मों के लोग थे, सब क्षेत्रों के लोग थे, सब भौगोलिक क्षेत्रों के लोग थे, पहाड़ी लोग भी थे, मैदानी लोग भी थे, हमारे राजस्थान जैसे डेजर्ट वाले प्रदेश से भी लोग थे, तो जहां गंगा नदी की लहरें आती है वहां के लोग भी थे, कश्मीर के लोग भी थे तो हैदराबाद के लोग भी थे, आसाम के लोग भी थे तो महाराष्ट्र के भी लोग थे। ऐसा नहीं है यार, संविधान सभा ने बहुत सुंदर सा काम किया। कुछ लोग सहमत नहीं है, वो ठीक है, सहमत तो आज हमारी 21वीं शताब्दी के कुछ युवा नहीं है, संविधान सभा में भी कुछ लोग नहीं थे सहमत। सहमत ना होना संविधान की आलोचना थोड़ी है यार, आप सहमत नहीं है, लेकिन आप कई बार आपको मालूम होता है कि संविधान जब बनाया जाता है तो एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। जरा देखिएगा ये संशोधन क्यों रखा, निकोलस राय क्या कह रहे हैं साहब। इस संशोधन को पेश करने का कारण यह है कि भाषा किसी प्रांत को लेजिस्लेटिव असेंबली में हर 1 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का जो प्रावधान करते हो, इससे हमें बाधा आ रही है, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बाधा आ रही है। यदि इस वाक्य खंड की भाषा से यह तात्पर्य है तो आसाम की पहाड़ी जनता के लिए यह वास्तव में एक बहुत ही दुखदायी बात होगी। मेरे प्रांत के पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े प्रदेश है। अब देखिए निकोलस राय जो बात कह रहे हैं यार, जरा सोचिएगा, क्या लोग थे वे, क्या गजब की बात कह रहे हैं साहब। हमारा जो प्रदेश है आसाम, जहां से मैं आता हूं, पहाड़ी क्षेत्र जो है उसकी क्या स्थिति है, वो कह रहे हैं मेरे प्रांत के पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े प्रदेश है जिनमें अनुपात से कम मनुष्य बसे हुए। उदाहरणतः लुसाई की पहाड़ियां, वो क्या करें, लुसाई की पहाड़ियों का क्षेत्रफल 8000 वर्ग मील है, लेकिन उसमें लुसाई लोग जो अपने आप को मिजू कहते हैं केवल 1.5 लाख से अधिक बसे हुए। 8000 वर्ग मील जिनका क्षेत्रफल है, लेकिन लुसाई जो है वो केवल 1.5 लाख ही है। फिर वो कहते हैं एक समतल इलाके में जिसका क्षेत्रफल 3800 वर्ग मील है, वहां 12,54,000 की जनसंख्या रहती है। वो कह रहे हैं साहब एक पहाड़ी क्षेत्र है हमारी लुसाई की पहाड़ी, वहां का जो क्षेत्रफल है वो 8000 वर्ग मील है, लेकिन वहां लोग खाली 1.5 लाख ही रहते हैं। और आपके समतल वाले एरिया का एक एरिया है जिसका क्षेत्रफल 3800 वर्ग मील है, लेकिन आपके वहां पर 12.5 लाख लोग रहते हैं। तो साहब ये क्या फॉर्मूला है, 1 लाख की जनसंख्या पर एक? नो, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अपवाद होना चाहिए, ऐसा निकोलस राय साहब कहना चाह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान जी एक और इलाका है उत्तरी कचार की पहाड़ियां, जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मील है और जनसंख्या खाली 37,000 है। 2000 वर्ग मील में केवल जनसंख्या 37,000 रहती है, और आपके यहां पर समतल वाले में 38,000 वर्ग मील में 3800 वर्ग मील में 12.5 लाख की जनसंख्या रहती है। हमारे यहां आने से पूर्व आज प्रातःकाल हमारे पास इस इलाके की जनता के कई सारे पत्र आए और उन्होंने पत्रों में हमको ये लिख कर दिया कि साहब क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ संविधान सभा की बैठक में है ना, तो आज हमारी इस बैठक में उस एरिया के बहुत सारे लोगों के लेटर आया हमको, और लेटर में कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, 1 लाख की जनसंख्या पर एक करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निकोलस राय साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अरे लक्ष्मी नारायण साहू कहां जा रहे हैं भाई? हाँ, अब आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण साहू जो कि उड़ीसा से। वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी जरा देख लीजिए। वो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूं कि जब उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में शामिल हो तो उड़ीसा में विधान परिषद का गठन किया जाए। लो, वो एक अलग ही बात कह रहे हैं कि साहब आप ये जो कह रहे हो ना कि हर राज्य में एक विधानसभा होगी, एक राज्यपाल होगा और राज्यों को पूछकर वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे उड़ीसा के बारे में एक प्रोविजन कर लीजिए। वो उड़ीसा के एक्चुअली में कि क्या प्रोविजन करो कि उड़ीसा जो राज्य है अभी, इस उड़ीसा राज्य में जैसे ही बहुत सारी देसी रियासतों का विलय होगा ना, तो फिर उड़ीसा में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन लिख दो आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उड़ीसा एक ब्रिटिश प्रांत था, जैसे बॉम्बे एक ब्रिटिश प्रांत था,
जैसे मद्रास एक ब्रिटिश प्रांत था, जैसे बंगाल एक ब्रिटिश प्रांत था। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो आज वैसे के वैसे नहीं है, उसमें कई सारी रियासतों का विलय भी तो हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, जैसे जूनागढ़ का एग्जाम्पल दिया, बॉम्बे से तोड़कर गुजरात राज्य बनाया गया और गुजरात पहले बॉम्बे का हिस्सा था और बॉम्बे ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था वही आज बॉम्बे या महाराष्ट्र या गुजरात के रूप में, उसमें कई सारी देशी रियासतों को भी मिलाया गया था। तो लक्ष्मी नारायण साहू जी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे उड़ीसा के संदर्भ में एक लाइन लिख दो कि अगर उड़ीसा में देशी रियासतें मिलती है तो फिर उड़ीसा में हम क्या करेंगे, विधान परिषद का गठन करेंगे, ऐसा प्रोविजन लिख दो। ठीक है। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि साहब इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं ताकि जो देशी रियासतें जो आएगी उनके राजा महाराजाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर जो है विधान परिषद में मिल जाएगा, ऐसा वो इस वजह से कह रहे हैं। तो जब उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में शामिल हो जाए तो उड़ीसा में ऊपर की सभा रखा जा सकता है, ऊपर की सभा मतलब विधान परिषद रखी जा सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए भाई साहब, लक्ष्मी नारायण साहू ने एक बड़ी जबरदस्त बात और कही। उनका एक मेरा और संशोधन है साहब। आप जानते हैं हम अपने विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। आप ये भी जानते हैं हम अपने सरपंच को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, अपने पार्षद को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, हम अपने गांव में वार्ड पंच को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। ये जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है हम उन्हें बड़ी अपेक्षाओं से चुनते हैं, और अगर ये जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प क्या है, सिवाय इंतजार। सिवाय इंतजार, 5 साल इंतजार करो आप, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्मी नारायण साहू जो कि उड़ीसा प्रांत से आते हैं, उन्होंने गजब का संशोधन रखा। उन्होंने कहा साहब एक काम करिए, राइट टू रिकॉल सिस्टम लाइए। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल की बात करने वाले पहले व्यक्ति संविधान सभा में लक्ष्मी नारायण साहू थे जो कि उड़ीसा से हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करे तो जनता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जनता उस जनप्रतिनिधि को वापस बुला सके। राइट टू रिकॉल की बात करने वाले पहले व्यक्ति लक्ष्मी नारायण साहू है, उड़ीसा से है, संविधान सभा में पहली बार बात करने वाले। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मेरा एक और संशोधन है, बोल रहे हैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को अपने चुने हुए सदस्य या सदस्यों को हटाने का अधिकार होना चाहिए यदि किसी परिस्थिति के कारण वे उनको हटाना चाहते हैं। दैट इज राइट टू रिकॉल। लक्ष्मी नारायण साहू जो कि उड़ीसा से आते हैं। तर्क क्या दे रहे हैं जरा देखिएगा, क्या तर्क है। आप राइट टू रिकॉल की जब चर्चा करते हो तो बात यहां से उठाइए। सबसे पहले चर्चा यहीं पर हुई थी संविधान सभा में, इससे पहले चर्चा नहीं हुई, उसके बाद तो होगी, लेकिन पहली बार लक्ष्मी नारायण साहू क्या कह रहे हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जबकि मतदाता व्यवस्थापिका के सदस्यों को हटाना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम नया एक्ट बना रहे हैं तो मैं समझता हूं हमें इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण साहू ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसके प्रयोग में लाने की कठिनाइयों के संदर्भ में मेरे ख्याल से तो कोई कठिनाई होगी नहीं क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बहुत छोटा होगा। मैंने तो पहले कह दिया कि 75,000 की जनसंख्या पर निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र जो छोटा होगा तो दिक्कत क्या। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू रिकॉल के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क कौन सा है। यूट्यूब वालों बताओ भाई, यूट्यूब वालों बताओ, राइट टू रिकॉल के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क क्या है। जूम वालों तुम भी बता सकते हो, ऐसा थोड़ी है। सबसे बड़ा तर्क यह है कि साहब हमारे यहां पर निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। अगर एक व्यक्ति को हमने चुना और 2 महीने बाद में कह रहा है कि नहीं साहब हमको ये पसंद नहीं, इसको वापस लो, तो इतना बड़ा निर्वाचन करवाना कितना बड़ी दिक्कत आएगी। ये तो सबसे बड़ा तर्क है राइट टू रिकॉल के विपक्ष में। लक्ष्मी नारायण साहू क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके प्रयोग में लाने की कठिनाइयों के संदर्भ में मेरे ख्याल में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बहुत छोटा होगा और फिर हम ये व्यवस्था रख सकते हैं कि सदस्य तभी हटाया जाएगा जबकि मतदाताओं का 2/3, वाह वाह, मतदाताओं का 2/3 अथवा ऐसा कोई अनुपात जो उस सदस्य के विरुद्ध मत दे जिससे वे चाहते हैं, जिसे वे नहीं चाहते। वाह। लक्ष्मी नारायण साहू जी ने एक और सुझाव दिया कि साहब राइट टू रिकॉल तो लाओ ही लाओ और इसे लागू करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। कठिनाई कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साहब हटाएंगे तभी जब 2/3 मतदाता
अगर उसके खिलाफ में वोट देंगे तो उसको हटाएंगे। क्या सुझाव दिया यार। ये सब बातें कहां मिलेगी जानने के लिए? ये सब बातें यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कहां है? कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। ठीक इसी प्रकार से ये सब बातें आपको यही जानने को मिलेगी। संविधान सभा की इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। जड़ें कहां हैं जरा देखिएगा। मेरे ख्याल से जब तक हम पूरी शक्ति से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रकार हटाने की व्यवस्था आवश्यक है, ऐसा लक्ष्मी नारायण साहू कह रहे हैं। बिना इस व्यवस्था के हमारे कानून निर्माण पूरा नहीं होगा, क्योंकि अन्य स्थानों में भी ये कानून धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं कि साहब हम संविधान जब बना रहे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था तो हमको बनानी चाहिए। दुनिया के अन्य देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, तो हम जब नया संविधान बना रहे हैं तो हमारे यहां पर क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था लाई जा रही है? तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो साहब, यदि ये भय हो कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग होगा, अरे हमको ये भी तो डर लगता है ना कि राइट टू रिकॉल अगर लागू कर दिया तो इसका दुरुपयोग बहुत होगा। कांग्रेस का मेंबर चुन लिया गया तो बीजेपी वाले उसको हटाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी का चुन लिया गया तो कांग्रेस वाले उसको हटाने की कोशिश करेंगे। सारे दिन राजनीति चलती रहेगी, दुरुपयोग बहुत होगा। तो वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, इसको प्रयोग लाना जनता के लिए कठिन होगा, तो मैं इस भय को भी दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार हटाने की व्यवस्था बिहार और उड़ीसा के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में पहले से है। लो कर लो बात, कर लो बात। वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी साहू? वो कह रहा है भाई साहब कि आप कह रहे हो इसका दुरुपयोग बहुत होगा, जनता को बहुत कठिनाई आएगी, दिक्कतें हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार और उड़ीसा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये पहले से है, तो वहां तो इसका दुरुपयोग हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बिहार और उड़ीसा के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में पहले से है, पर उसका प्रयोग नहीं हुआ है। यद्यपि हम वहां पर चर्चा करने लगे कि बिहार और उड़ीसा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में राइट टू रिकॉल पहले से है, हालांकि हमने कभी भी इसका प्रयोग ही नहीं किया है, लेकिन अब आजकल लोग इसके बारे में चर्चा करने लग गए। तो चूंकि हमारा भारत का नया संविधान बन रहा है तो हमको ये सिस्टम लॉन्च करना चाहिए, ऐसा लक्ष्मी नारायण साहू जी कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं, इस व्यवस्था से लाभ उठाना बहुत आसान नहीं है, इस कारण ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिए कि यदि सदस्यों को हटाने की व्यवस्था होगी तो जनता उसका दुरुपयोग करेगी और अनेकों पार्टियां बन जाएगी, एक सदस्य को हटाने के लिए और एक सदस्य को भेजने के लिए। यदि ऐसा हो भी तो उसका मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि वह हमारी जनता के लिए एक प्रकार की शिक्षा होगी। वाह, साहू जी उड़ीसा से हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यह सिस्टम लागू कर दिया गया तो लोग कह रहे हैं कि साहब जनता इसका दुरुपयोग करेगी। वो कह रहे हैं जनता इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इससे जनता को शिक्षा ही मिलेगी, इसलिए इसको लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी जनता साधारणतया एक बार वोट देने के बाद और किसी बात को सोचती नहीं है, और यदि ऐसा हो जाएगा तो वो सोचने लगेगी और लोग कार्य में अधिक तत्पर और संलग्न रहेंगे। वाह, क्या बात कही है। उन्होंने कहा हमारी जनता तो एक बार वोट देने वाली जमात है, एक बार वोट दे दिया तो फिर इसके बाद में सोचती भी नहीं है। लेकिन अगर राइट टू रिकॉल सिस्टम आ गया तो जनता 5 साल जागृत रहेगी, और जनता जागृत रहे ना रहे, लेकिन जो जीत कर आया है उसके पीछे तो उसको मालूम है कि उसे कभी भी हटाया जा सकता है, इसलिए वो सदा सदैव सेवा के लिए तत्पर रहेगा, ऐसा साहू जी कह रहे हैं जो कि उड़ीसा के हैं। बातों में दम है कि नहीं है? इसलिए देखिए, आपने पहले तो कभी नाम ही नहीं सुना होगा लक्ष्मी नारायण साहू जी का, जो कि उड़ीसा से आते, इतना महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं और हमने उनका नाम ही नहीं सुना है और संविधान की आलोचना करने चल पड़े। राइट टू रिकॉल की बात करने वाले पहले व्यक्ति लक्ष्मी नारायण साहू जी हैं, उड़ीसा से। जानिए कैसे लोग थे, कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान बनाने वाले किसी देवदूत से कम नहीं थे, वो सामान्य इंसान नहीं थे, वो देवदूत के भांति थे। किस तरह से भांति भांति की योग्यता वाले लोग हमारी संविधान सभा में थे, उसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने। फिर कह रहे हैं कि साहब मैं एक और विषय लेना चाहता हूं। श्री अमय कुमार दास और निकोलस राय ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र छोटे होने चाहिए। मेरा भी ऐसा विचार है, क्योंकि उड़ीसा में बहुत से आदिवासी लोग हैं। वो क्या कह रहे हैं, उड़ीसा में बहुत से आदिवासी लोग हैं और उनके अलग अलग दल है। यदि निर्वाचन क्षेत्र छोटे हुए तो वे लोग अपना कोई आदमी भेज सकते हैं। छोटे छोटे अगर निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो सभी लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देने का मौका मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। उदाहरण के लिए अमंतवास केवल 60,000 है, वे अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है
और पहाड़ी कौमें भी हैं जिनकी संख्या 20 से 30 हजार है, वे लोग तो कभी अपना व्यक्ति भेज ही नहीं पाएंगे। यह सच है कि हम इस व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार को सारे दलों के लिए लागू नहीं कर सकते, फिर भी हमें यह इच्छा तो रखनी चाहिए कि उन पहाड़ी मनुष्यों को जिनकी इतनी दिनों तक अवहेलना की गई है इस प्रकार अधिकार दिए जाए। क्या बात कही यार, मतलब एकदम दिल पर लग जाती है। क्या गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत छोटे छोटे जातियों और समुदाय और दलों के लोग रहते हैं, उन सबको सदन में भेजना पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी तो जानता हूं कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनको इतने समय तक उनके अधिकार नहीं दिए गए। आपको मालूम है ना, अंग्रेजों ने तो उन्हें एक तरह से जंगल में जैसे कैदी कर दिया था, इस तरह से स्थिति बना दी थी आदिवासियों की अंग्रेजों के शासन के समय। और हमने भी तो कितना जातिवाद रखा है। तो फिर उन्होंने कहा, लक्ष्मी नारायण साहू जी ने, कि भाई कम से कम आदिवासियों को तो मौका दीजिए आप आने का। तो आप इस प्रकार से बड़ी बड़ी जनसंख्या रख देंगे तो छोटी छोटी जातियों के जो लोग हैं उनका कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार अधिकार दिए जाए कि उनको राजनीतिक ज्ञान जितना शीघ्र संभव हो प्राप्त हो सके, जिससे कि हम उन्हें अपने सम्मान बनाने में समर्थ हो। देखो, आपको कल्पना करनी होगी, मेरी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस बात की कल्पना करनी पड़ेगी कि 1947 में जब हम आजाद हुए उस समय हमारे समाज के जो विभिन्न समुदाय जो है उनकी क्या स्थितियां रही होगी। आज के हिसाब से आप किसी जाति को, किसी समाज की आप नहीं देख सकते स्थिति, 1947 में जाकर आपको देखना होगा और उस समय जो बातें कही जा रही है उन बातों को उसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, तब जाकर भारत के संविधान की खूबसूरती की अनुभूति आपको होगी। आर.के. सिद्धवा जी आ रहे हैं वापस अंग्रेजी में बोलने के लिए और मैंने तीन जगह पर उनको हाईलाइट किया है। क्या है बात, देखते हैं जरा। श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या प्रस्ताव पेश करता हूं? कि जो मिनिमम संख्या जो है विधानसभा में 50 नहीं 60 होनी चाहिए। लीजिए, 50 के स्थान पर 60 होनी चाहिए। नए संविधान में हम वर्तमान में अधिक व्यापक मताधिकार रखना चाहते हैं, जिसके कारण व्यवस्थापिका में प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या होगी। यह बहुत वांछनीय है कि लोकतंत्र की भावना का अनुसरण करते हुए हम आने वाले संविधान में व्यवस्थापिकाओं के लिए प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या रखें। मैं मिस्टर सादुल्ला के विचार से सहमत नहीं हूं कि बड़ी असेंबली बड़ी और बेकाबू हो जाती है। यह निर्जीव तर्क है जो बहुधा उस समय उपस्थित किए जाते हैं जबकि लोग बड़ी असेंबली नहीं चाहते। यह संविधान सभा है, इसमें 225 मेंबर है, क्या बड़ी और बेकाबू है? अरे वाह सिद्धवा जी, क्या बात कही है। सिद्धवा जी कह रहे हैं, मैं सादुल्ला साहब आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। आप क्या कह रहे हो कि जब बड़ी बड़ी विधानसभाएं होगी तो बेकाबू हो जाएगी, कंट्रोल नहीं रहेगी। फिर वो कहते हैं, हम भी तो 225 लोग बैठे हैं यहां पर, हम क्या अनकंट्रोल है? कितनी खूबसूरत बात कही है, हम भी तो 225 लोग बैठे हैं, क्या हम अनियंत्रित है? क्या हम बेकाबू है? आर.के. सिद्धवा जी, ये संविधान सभा है जिसमें 225 है, क्या ये बड़ी है? क्या ये बेकाबू है? विवाद ध्यान पर सुना जाता है और हम लोग शीघ्र और निर्विघ्न कार्य कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम बड़े शांति से सारी बातों को सुनते हैं, कार्य कर रहे हैं और निर्विघ्न कार्य कर रहे हैं, और आप कह रहे हो बड़ी सभा क्या हो जाती है? बेकाबू हो जाती है। केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका तक, जिनमें केवल 100 ही सदस्य लगभग होते हैं, मैंने कभी कभी कोरम की कमी को भी देखा है और स्पीकर को घंटी बजानी पड़ती है। वाह! उन्होंने कहा कि मैंने प्रांतों में भी काम किया है और केंद्र सरकार में भी काम किया है, जहां खाली 100 लोग होते हैं वहां कोरम भी पूरा नहीं होता है और स्पीकर को बार बार घंटी बजानी पड़ती है, अरे आ जाओ रे कोरम पूरा करो, अरे आ जाओ रे कोरम पूरा करो। सिद्धवा जी कह रहे हैं बड़ी सभा होगी तो कोरम भी पूरा होगा, छोटी सभा में कोरम की भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और यहां यद्यपि इतने अधिक सदस्य हैं तो भी वे अपने कर्तव्यों में इतने दत्तचित्र हैं और हम उनके उसके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाते हैं, जिसकी सहायता से एक बड़ी बहुत लाभदायक संविधान बनेगा। इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय का समर्थन करता हूं कि असेंबली में हर 1 लाख की आबादी पर 1 सदस्य हो। उनका कितना शानदार ढंग से हम लोग मतलब मग्न होकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक बहुत सुंदर सा संविधान बनेगा। जब हम 225 लोग बैठकर एकदम ध्यान मग्न होकर काम कर सकते हैं तो हमारे प्रांतों में और केंद्र में व्यवस्थापिका में ज्यादा संख्या हो तो क्या दिक्कत है, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान जी कम से कम संख्या को मैंने 50 की जगह 60 रखने का सुझाव रखा है। इसका कारण है आज भारतीय संघ में सबसे छोटा प्रांत उड़ीसा है, जिसकी आबादी 84 लाख है और जिसके हाउस में उस निर्वाचक समूह के आधार पर जो भविष्य में होने वाले निर्वाचक समूह से छोटा है 60 सदस्य है।
आगे आने वाले बड़े निर्वाचक समूह में हम इस संख्या को 50 तक नहीं ले जा सकते। दोनों नए प्रांत पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है। वे बड़े प्रांत है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए मैं सुझाव रखता हूं कि आसाम और उड़ीसा जैसे प्रांतों में कम से कम 60 संख्या रखी जाए, जैसा कि अब है। ऐसा सिद्धवा जी कहकर बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से श्री सिद्धवा ने वाक्य खंड को गलत समझ लिया है। वो तो केवल कम से कम संख्या है। यदि आबादी 84 लाख है तो वाक्य खंड के अनुसार संख्या भी 84 हो जाएगी। वाह, बात तो ठीक कही है। सिद्धवा जी देखो बोलते बोलते कुछ चूक गए। वो कह रहे हैं कि साहब उड़ीसा की जनसंख्या 84 लाख है तो वहां मेंबर 50 ही होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, अरे भाई साहब कहां जा रहे हो यार, जब 84 लाख है तो मेंबर 84 होंगे ना, हर 1 लाख पर 1 मेंबर चुना जाएगा। तो मुझे लगता है कि सिद्धवा जी ने थोड़ा गलत समझ लिया, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में गोपीनाथ बारदोलई बोलने के लिए आते हैं। गोपीनाथ बारदोलई कौन है? नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? गोपीनाथ बारदोलई आसाम के पहले मुख्यमंत्री है, स्वतंत्रता सेनानी है। और अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो खासकर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं। इनके नाम के आगे एक शब्द लिखा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई। लोकप्रिय, ये इनकी उपनाम है। जैसे किसी का सरदार है, कि जैसे किसी का महात्मा है, किसी का जननायक है, ठीक इस तरह से इनका नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई। कहां से? आसाम से। आसाम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। और याद रखिएगा, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। शायद वाजपेयी जी की सरकार के समय इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। बहुत लेट दिया, हालांकि उनको 50-60 के आसपास ही मिल जाना चाहिए था। खैर, वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद विवाद में भाग लेना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरे मित्र निकोलस रॉय ने हाउस के सामने कुछ ऐसे वाद रखे कि मैं भी कुछ विचार रखना आवश्यक समझता हूं। श्रीमान जी, मुझे पूर्वी कबाइल, अब देखिए सुनिए, गोपीनाथ बारदोलई का नाम सुन लीजिएगा, बार बार आएगा आगे। हमारे जो आदिवासी जो क्षेत्र है भारत में, वो आदिवासी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, अनुसूचित जाति में कौन कौन सी जातियां आएगी, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किए जाएंगे, वहां क्या क्या प्रोविजंस किए जाएंगे, अनुसूचित 5 और अनुसूचित 6, आप जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो वो जो अनुसूची बनी 5 और 6, उस संदर्भ में एक कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी और उस कमेटी के अध्यक्ष थे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई। इस कमेटी का उल्लेख बार बार आएगा और जयपाल जी मुंडा बार बार इसका आगे आने वाले समय में इसका उल्लेख करेंगे, अगले आने वाले सत्रों में। कौन सी कमेटी है? ये कमेटी आदिवासियों के बारे में प्रोविजन करने के बारे में, जो आदिवासी भारत भर में फैले हुए हैं उनके बारे में प्रोविजन करने के बारे में कमेटी बनाई। क्या कह रहे हैं गोपीनाथ जी, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, श्रीमान, मुझे पूर्वी कबाइली और पृथक तथा आंशिक पृथक क्षेत्रों की सब कमेटी का सभापति होने का गौरव है। सर, मैं तो इस एरिया में काम करता हूं और मैं पिछले लंबे समय से इस एरिया में काम करता हूं, तो मुझे मालूम है कि आदिवासियों की समस्या क्या है, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। ऐसा वो कह रहे हैं। इस सिलसिले में हमें पहाड़ी क्षेत्रों में केवल दौरा करने का ही अवसर नहीं मिला, बल्कि पहाड़ियों की दशाओं का अध्ययन करने का भी अवसर मिला है। मोटे रूप में यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का जो तरीका सामान्य जनता के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है वह पहाड़ियों पर लागू नहीं हो सकता है। बारदोलई साहब कह रहे हैं, साहब, मैंने खाली पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा ही नहीं किया है, मैंने पहाड़ी लोगों से मिला है, मैंने उनका अध्ययन किया है। इसलिए साहब, मैंने तो ये पाया है, ये समझा है और अपने अनुभव के साथ ये कह सकता हूं कि साहब, आप जो निर्वाचन क्षेत्र जो बना रहे हो ना पूरे भारत के संदर्भ में, ये पहाड़ी क्षेत्रों में तो लागू नहीं हो सकता। 1 लाख की जनसंख्या वाला फॉर्मूला, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिलट असम में है, आप जो जानते हैं। सिलट के अलग हो जाने पर असम की आबादी 71 लाख है और प्रांत का क्षेत्रफल इस समय केवल 62,000 वर्ग मील है। मनुष्य जो है, अधिकतर मनुष्य जो है 30,000 वर्ग मील के समतल इलाके में रहते हैं। पहाड़ी इलाके सहित असम का क्षेत्रफल 62,000 वर्ग मील है। यदि आप 30,000 वर्ग मील घटा दें तो आपको यह विदित हो जाएगा कि 13 लाख जो लोग हैं वो 32,000 वर्ग मील में रहते हैं। क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं असम की जनसंख्या टोटल 71 लाख है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि असम का जो क्षेत्रफल है वो 62,000 वर्ग मील है। उस समय की बात कर रहा हूं, 1947 में वो कह रहे हैं।
62,000 वर्ग मील क्षेत्रफल है, जनसंख्या 71 लाख है। लेकिन आप जनसंख्या को देखो कि समतल भूमि पर जनसंख्या कितनी रहती है और पहाड़ी भूमि पर जनसंख्या कितनी रहती है। वो कह रहे साहब समतल भूमि का क्षेत्रफल जो है 30,000 वर्ग मील है और समतल भूमि का जो वर्ग क्षेत्रफल जो है वो 30,000 वर्ग मील है, जबकि 32,000 वर्ग मील जो है एरिया है वो पहाड़ी है। 32,000 वर्ग मील में खाली 13 लाख लोग रहते हैं और जिसका क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मील है वहां पर लगभग 48-49 लाख लोग रहते हैं। तो वो कह रहे साहब समतल भूमि का वर्ग जो फल है क्षेत्रफल जो है वो कम है पर लोग ज्यादा रहते हैं। पहाड़ी जो क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला बना दोगे 1 लाख की जनसंख्या पर एक, तो पहाड़ी से तो 13 लोग ही चुन पाएंगे और समतल से वर्ग क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी वहां से 48-49 लोग चुने जाएंगे। ये थोड़ा सा भेदभाव हो जाएगा, ऐसा बारदोलई साहब अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अपना जो अनुभव है वहां जो किया वो बताया। अब आ रहे हैं HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब, सेंट्रल प्रोविंसेस से आते हैं और आप लोगों को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बाद में संविधान सभा में बोलने वाले सबसे ज्यादा बोलने वाले सदस्यों में हरि विष्णु कामत साहब नंबर 2 है। डॉक्टर अंबेडकर नंबर 1 है, नंबर 2 पर HV कामत साहब है। मैंने आपको 6 मेंबर्स के नाम कम से कम 3 से 4 बार बता दिए हैं जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले। इसमें प्रोफेसर KT साहब भी है, करीमुद्दीन साहब भी है, इसमें आपके नजरुद्दीन साहब भी है, उसमें सिबन लाल सक्सेना जी भी है। ये ध्यान रखना। HV कामत साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस वाक्य खंड के पहले उप वाक्य खंड का उत्तरार्ध इस प्रकार है। वो कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में विधान परिषद होगी और इसके बाद कोष्टक में कुछ चीजें दी हुई है कि यदि कोई प्रांत खत्म हो जाए तो वहां ऊपर की सभा रखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि यदि कोई हो तो इन शब्दों को यहाँ स्थान नहीं मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी प्रांत ऊपर की सभा रखना पसंद नहीं करेगा। अब देखिए, HV कामत साहब विधान परिषद के गठन का विरोध करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। उदय सिंह जी मीणा साहब, देवेंद्र प्रसाद जी, दुष्यंत सिंह जी कुछ शायद कुछ नोट्स भी बना रहे हैं साथ साथ में। क्या बात है। राकेश कुमार जी, आप क्या कर रहे हैं? आराम से सुन रहे हैं, अच्छी बात है। HV कामत साहब विधान परिषद नहीं होनी चाहिए इसके पक्ष में तर्क देंगे। नहीं होनी चाहिए विधान परिषद। क्या तर्क देते हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, श्रीमान जी, आधुनिक राजनीतिक प्रथा में दूसरी सभा यानी विधान परिषद समय के विरुद्ध होती जा रही है। फेडरल प्रजातंत्र में जिसकी रचना हमने अपने हिंदुस्तान में अपने भारतवर्ष के लिए विचारी है, केंद्र के लिए हम दूसरी सभा का विचार कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग संसद में 2 हाउस रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अपने फेडरल प्रजातंत्र को वैधानिक इकाइयों में दूसरी सभा रखने का हानिकारक और दोषपूर्ण परिणाम आएगा। लेकिन अपने राज्यों में अगर दूसरी सभा रखी तो इसका परिणाम घातक होगा, हानिकारक होगा, दोषपूर्ण होगा। हानिकारक होगा और दोषपूर्ण होगा। वो खुद कह रहे हैं कि आजकल आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा हाउस रखने की कहीं पर भी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं, विभिन्न प्रयोजन के कारण समस्त संसार में दूसरी सभाओं की स्थापना हुई है। वो कह रहे हैं मुझे मालूम है कि विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अलग अलग देशों में दूसरी सभा की स्थापना हुई है। गत शताब्दी में प्राय एक स्वयं सिद्ध राजनीतिक प्रमाण के समान यह कहा गया था कि कोई भी लोकतंत्र बिना दूसरी सभा के नहीं होना चाहिए, परंतु 20वीं सदी में यह प्रथा शीघ्रता से मिट रही है और एक सभा यानी एक सदन की व्यवस्था जो है प्रचलन में आ रही है। जैसा कि मैंने कहा है, विभिन्न प्रयोजन के कारण दूसरी सभाओं की स्थापना हुई। पहली बात तो पुरानी परंपरा को कायम रखने की इच्छा थी। मुझे खुशी है कि कम से कम भारतवर्ष में तो हमारी ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इस शताब्दी के पहले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने अधिकतर पिछली शताब्दी की योजना के रूप में दूसरी सभाओं की स्थापना की, लेकिन इस शताब्दी के मध्य में यह प्रथा निंदनीय साबित हुई है। दूसरा प्रयोजन जिसके कारण दूसरी सभाओं की स्थापना हुई, पूंजीपतियों के हितों और रूढ़िगत अधिकारों के संरक्षण की चाह थी। अरे यार, क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट लाया है उन्होंने। उनका दूसरा हाउस क्यों है भाई? दूसरा हाउस की जरूरत क्या है? तो वो कह रहे हैं कि दूसरा हाउस
जो लाया गया उसके पीछे पूंजीपति वर्ग के हितों को संरक्षण देना था। आप लोग जानते हैं राजस्थान में अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जानते हैं ना राकेश जी? कौन लोग चुने गए थे और एक व्यक्ति कौन हार गया था? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। विजय माल्या आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। अभी कोर्ट ने उनको 4 महीने की सजा भी सुनाई है 3 दिन पहले। विजय माल्या हमारे राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। कितने सारे जो बिजनेसमैन हैं वो हमारी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? एचवी कामत साहब भी यही कह रहे हैं कि दुनिया के देशों में जो दूसरी जो सभा बनाई गई उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य था पूंजीपतियों के हितों को संरक्षण देना है। ठीक है, यदि हम अपने फेडरेशन के हर एक प्रांत में दूसरी सभा रखें तो मुझे भय है कि वही वर्ग जिसने हमारे देश में ब्रिटिश शासन को आश्रय दिया, जिसने ब्रिटिश राज्य का अंतिम दिनों में उसको आश्रय तथा सहारा दिया, इन संस्थाओं के माध्यम से स्थान प्राप्त कर लेगा। गजब की बात कही है कामत साहब ने, सैल्यूट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने राज्यों में दूसरी सभा बना ली तो जिस वर्ग ने अंग्रेजों को भारत में आश्रय दिया था, जिस वर्ग ने अंग्रेजों को अंतिम समय तक सहयोग दिया था, वही वर्ग हमारी संसद में घुस जाएगा, हमारे दूसरे हाउस के माध्यम से हमारी व्यवस्थापिकाओं में घुसकर नीतियों के निर्माण को प्रभावित करेगा। भैया मस्तिष्क तो लगाना पड़ेगा। कामत साहब ने कितनी शानदार वाली बात यहां पर आपके सामने रखी है। ठीक है, तीसरा प्रयोजन जिसके कारण दूसरी सभाओं की स्थापना हुई वो यह है कि वे नीचे की हाउस की वेगवृत्ति प्रवृत्ति में रुकावट पैदा करे। क्या बात कही है। अक्सर जब हमको राज्यसभा के महत्व पर प्रकाश डालने को कहा जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि साहब लोकसभा जो है वो लोगों का सदन है और लोग भावनाओं में बहकर कोई बिल पारित नहीं कर दे। राज्यसभा में समाज के अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं और वे लोकसभा की भावनाओं पर रोक लगाने का काम करेंगे, ये कहते हैं हम लोग। एचवी कामत साहब भी यही कह रहे हैं। एचवी कामत साहब भी क्या कह रहे हैं कि यह कहा जाता है कि नीचे का हाउस यानी लोकसभा की वेग वृत्ति प्रवृत्ति में रुकावट पैदा करे। जो लोकसभा जो उफान में बह गई है, भावनाओं में जो बह गई है, उसको रोकने का काम दूसरा हाउस करता है। ऐसा अक्सर हम लोग ये कहते हैं। श्रीमान जी, आधुनिक प्रजातंत्र में कानून को एक बड़े पेचीदे ढंग से पास करने की प्रथा है और इस कारण व्यवस्थापिका अवरोधों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एचवी कामत साहब कह रहे हैं, अरे भाई साहब इतना मूर्ख हमको मत समझो कि लोकसभा भावनाओं में बहकर बिल पारित कर देती है, दूसरा हाउस जो होगा उन भावनाओं को रोकने का काम करेगा, ये हमको मत समझाओ। हम सब जानते हैं कि आजकल कानून निर्माण की प्रक्रिया बड़ी पेचीदी होती है। किसी भी हाउस में अगर कोई बिल पारित होता है तो उसमें बहुत समय लगता है, तो भावनाओं में बहकर कोई बिल पारित नहीं किया जाता है। हमको क्या बता रहे हो आप? तर्क। विशेषकर उस समय संकट में समय का विचार करते हुए जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं, जबकि एक शक्तिशाली यूनियन बनाने की हमारी अभिलाषा है, तो हम दूसरी सभा के ऐश्वर्य पर व्यय नहीं कर सकते। वाह! आप लोग जानते हैं हमारे यहां पर दूसरे हाउस को अक्सर यह कहा जाता है कि ये बहुत खर्चीला है, ये सफेद हाथी है। तो उन्होंने कहा कि जिस संकट के दौर से हम गुजर कर अपने देश के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हम इस प्रकार के दूसरे हाउस का निर्माण करके ऐश्वर्य का व्यय नहीं कर सकते। भोग विलास का ये शानदार, भोग विलास की ये जगह बन जाएगी, ऐसा कामत साहब इशारा कर रहे हैं। जो कि मुझे भय है कि प्रांतों के शासन को शिथिल बनाएगी और गवर्नमेंट की प्रगतिहीन अथवा किसी कदर न्यून गति वाली बना देगी। हम ये चाहते हैं कि ये सरकारें गतिशील होनी चाहिए और मुझे ये यकीन है कि दूसरी सभाएं प्रत्येक प्रांत में शिथिलता उत्पन्न करेगी। ये विचार है कि जो दूसरी सभा की स्थापना का विरोध करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि फेडरेशन की वैधानिक इकाइयां हमारे देश भारतवर्ष में दूसरी सभाएं रखना पसंद नहीं करेगी, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? चलिए, अब आ रही है श्रीमती रेणुका रे। रेणुका रे आ रही है। संविधान सभा की जो 15 महिलाएं सदस्य रही है टोटल, उनमें से एक रेणुका रे आपके सामने क्या कह रही है जरा देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल से आती है रेणुका रे। वो क्या कह रही है मैं आपको अभी से बता देता हूं। रेणुका रे ये कह रही है कि साहब संविधान सभा ने ये जो
राज्यों के संविधान के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से जो प्रस्ताव रखा कि एक विधानसभा होगी और कुछ राज्य अगर चाहें तो विधान परिषद होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है, ऐसा रेणुका रे कह रही है, वो कह रही है कि मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें स्त्रियों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। सुनिए, रेणुका रे जो खुद महिला है, पश्चिम बंगाल से आती है, वो क्या कह रही है, इसमें स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई है, ये मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभाओं में, विधान मंडलों में स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित थी। जरा देखिएगा रेणुका रे। अध्यक्ष महोदय, मैं पटेल साहब के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसका समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं, जो कि स्थानों के संरक्षण किए बिना प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। सुनना आगे क्या कह रही है। स्त्रियों के लिए विशेष स्थान नियत करने का हम खास तौर से विरोध करते हैं। स्त्रियों के लिए विशेष स्थान नियत करने का हम खास तौर से विरोध करते हैं। इस देश में महिला आंदोलन आरंभ होने के समय से ही स्त्रियां विशेष अधिकार और संरक्षण का मौलिक रूप से विरोध करती रही। जैसे ये कहा, सभा के मेंबर ने कहा वाह 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 वाह, बहुत खूब। उन्होंने कहा हम तो हमेशा से विरोध करती है, हमें कोई विशेष संरक्षण आपका नहीं चाहिए। फिर वो क्या कह रही है, शताब्दियों से पराधीन, निराध और नाशोन्मुख रहने के कारण स्त्रियों की दशा इतनी गिर गई है कि धीरे धीरे उसने अपने सब सामाजिक और कानूनी अधिकार खो दिए। लेकिन चेतना के प्रथम आवेश में भी उनके हृदय में कभी मताधिकार विस्तारवादी संकीर्ण भाव उत्पन्न नहीं हुए, जो कि बहुत से उन्नत कहे जाने वाले राष्ट्रों में प्राय पाए जाते हैं। इस देश की नारियों ने स्थिति की समानता, न्याय और सद्व्यवहार प्राप्त करने के लिए और खासकर अपने देश के उत्तरदायित्व पूर्ण सेवा कार्य में भाग प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न किए। समाज में पिछड़ी हुई रहने के कारण उन व्यक्तियों ने जो देश की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, महिला समाज का उसी प्रकार शोषण किया जिस प्रकार की इस देश के कई दलों का शोषण पिछड़े हुए रहने के कारण हुआ है। फिर वो कह रही है 1935 के अधिनियम जब बना था, सुनिए, 1935 का जब अधिनियम बना था, जब महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस समय भी हमने विरोध किया था। रेणुका रे कह रही है, और वो इवन एग्जाम्पल दे रही है कि 3 लोगों की एक कमेटी उनके सामने गई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी स्त्रियों को आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें से एक राजकुमारी अमृता कौर भी है, नाम लिया गया। इन 3 महिलाओं में से एक राजकुमारी अमृता कौर भी है, जो कि संविधान सभा की मेंबर थी और उस दिन वहां पर उपस्थित थी। ठीक है, हम अपने लिए स्थानों का संरक्षण नहीं चाहती है, लेकिन हमारा विरोध करने के बावजूद भी 1935 के अधिनियम में हमारे लिए प्रोविजन कर दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो कह रही है हिंदू कोड बिल के बारे में। आप लोग जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, हिंदू कोड बिल पारित ना होने की वजह से ही डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने देश के संविधान लागू होने के बाद नेहरू जी की मंत्री परिषद से विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ। क्या था हिंदू कोड बिल, उसका पहला इशारा जरा देख लीजिएगा। रेणुका रे क्या कह रही है, जब हिंदू कानून सुधारक बिल केंद्रीय असेंबली में पेश हुआ तो स्त्रियां स्वभावतः उत्सुक थी कि यह बिल जो कि उनको कुछ अधिकार दिलाते थे स्वीकार हो जाने चाहिए। लेकिन इसका विरोध हुआ, जो यद्यपि किसी बड़ी संख्या द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन उग्र रूप में था। उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल जब संसद में लाया गया था, देश की आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, उस समय हमें बड़ी खुशी हुई थी, हमें लगा था कि हमें अधिकार मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ, हालांकि विरोध कम लोगों ने किया, लेकिन जितना उग्र किया उससे हमको बहुत दुख हुआ, ऐसा रेणुका रे कहना चाह रही है। ठीक है, फिर वो आगे ये कह रही है कि बिल्कुल सामान्य सीटों पर स्त्रियों के भेजने के प्रश्न पर विचार ही नहीं उठता, चाहे वे कितने योग्य क्यों न हो। यदि केवल योग्यता ही विचारणीय है, तब तो हम अनुभव करती है कि स्वतंत्र भारत में कार्य करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्त्रियों को भविष्य में अपना आप ही स्थान मिल जाएंगे, हमें किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रेणुका रे जो कि संविधान सभा के जो मेंबर है वो कह रही है। अब आ रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला साहब, अभी जिनके बारे में मैंने चर्चा की थी। 9 बज गए हैं, इनको फीडबैक का लिंक भेज दीजिए, फीडबैक का लिंक भेजिए भाई। फीडबैक भेज दीजिए इनको, भेज दिया, वेरी नाइस। आ गया फीडबैक, ओके, थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि भारतीय फेडरेशन के छोटे छोटे प्रांत और विशेषकर आसाम के लिए एक खास दलील पेश करने की
हाउस मुझे इजाजत देगा। अब वो क्या कह रहे हैं, जब तक साइमन सुधार प्रयोग में नहीं आए थे तब तक आसाम सारे भारतीय प्रांतों के लिए सिंड्रेला थी। अरे यार, ये सिंड्रेला क्या है? सभी भारतीय प्रांतों के लिए आसाम सिंड्रेला। सिंड्रेला आजकल गाना बहुत चलता है, सिंड्रेला वाला। तो बताइए सिंड्रेला क्या होता है? कभी आप बच्चों के YouTube पर, कभी बच्चों के जो YouTube के वीडियोस है उनको देखिएगा। सिंड्रेला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें उसकी जो सौतेली जो माँ है, उसकी जो सौतेली जो बहन है, उनके साथ बड़ा मिसबिहेव करती है। सिंड्रेला बड़ी सुंदर लड़की है। सिंड्रेला मेरिटोरियस है, काफ़ी योग्यता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ मिसबिहेव होता है उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन के द्वारा, जो सौतेली बहन है। तो ये यहाँ पर बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट देते हैं मोहम्मद सादुल्ला जी। वो कह रहे हैं कि आसाम भी सिंड्रेला है, आसाम की स्थिति भी सिंड्रेला की भांति है। सिंड्रेला मतलब सब कुछ योग्यता है, सब कुछ मेरिट है, सुंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। ये मालूम होना चाहिए कितना मतलब गजब के लोग थे, कितने पढ़ने लिखने वाले लोग थे, क्या क्या मतलब उपमाएं वो दे रहे हैं। और ये सारी उपमाएं तब भी आ सकती है जब आपने खुद ने उसके बारे में गहन अध्ययन किया है। फिर वो कह रहे हैं बाद में आसाम ने तरक्की की और वो प्रांतों की सूची की अंतिम संख्या में 3-4 संख्या ऊपर दर्ज हुआ, क्योंकि आसाम से छोटे उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध जैसे प्रांतों की स्थिति आगे बढ़ी। परंतु वर्तमान प्रबंधन और आसाम प्रांत के लिए सिलहट के जनमत के फलस्वरूप वो भारतीय संघ में एक निरहत प्रांत बन गया है। हाउस के अनेक माननीय सदस्यों ने आसाम के हालात से परिचय नहीं है, क्योंकि मैं आसाम से आता हूं तो मैं आसाम के हालात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता हूं। आसाम दूर दूर तक बसी हुई आबादियों का क्षेत्र है। क्षेत्रफल में जैसा कि वह 3 महापूर्व था लगभग बंगाल के बराबर है, लेकिन उसकी आबादी बंगाल का केवल 1/6 भाग है। इस प्रकार से सादुल्ला जी जो आसाम से आते हैं वो आसाम की पूरी जनसंख्या क्या है और किस तरह के जो प्रोविजंस किए जा रहे हैं उसके बारे में अपनी बात को रख रहे हैं। कहां चला जा रहा है भाई, आगे क्यों बढ़ रहा है? फिर वो आर के सिद्धवा जी के ऊपर एक कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई देखो, आर के सिद्धवा जी जो है जन्मे तो कराची में है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सभा के मेंबर के रूप में। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। हमारे यहाँ श्री सिद्धवा जैसे व्यक्ति है जिनको इस संविधान सभा में जगह देनी पड़ी, यद्यपि उनका निवास स्थान के आधार पर उनको इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसा सादुल्ला जी कह रहे हैं। आप जरा देखिएगा कि जब किसी सदस्य का हम लोग आपको परिचय देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है ताकि आपको बातें समझ में आ सके। कुछ लोग थे जो जन्मे पाकिस्तान के हिसाब, पाकिस्तान के जो क्षेत्र चला गया वहां पर, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर ही जन्म लिया और वो हिस्सा हिंदुस्तान में ही रहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया। और मैंने तो आपको खली कुज़मा के बारे में बताया था 14 अगस्त को जिन 4 लोगों ने अपना उद्बोधन दिया, वो खली कुज़मा बाद में सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं कि श्री कक्कन तमिल भाषा में बोलना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्य तमिल नहीं समझ सकते। फिर वो पी कक्कन साहब बोल रहे हैं, मद्रास से हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तमिल में बोलना चाहता हूं जो कि मेरी मातृभाषा है। यदि मैं तमिल में बोलूं तो अपने विचार स्पष्ट प्रकट कर सकता हूं, इसलिए मैं तमिल में बोलना चाहता हूं जो कि मेरी मातृभाषा है। इसके बाद में श्री कक्कन साहब ने तमिल में अपना भाषण दिया। इसके बाद में राजकृष्ण बोस जो कि उड़ीसा से है, वो कुछ बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई जो विधान परिषद होगी, उस विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसके बारे में वो बात कह रहे हैं कि ये स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रांत की विधानसभा के सदस्य अलग अलग मत देंगे और ये निर्णय करेंगे कि प्रांत के लिए ऊपर की सभा बननी चाहिए। अरे वाह! राजकृष्ण बोस जो कि उड़ीसा से है, वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है नहीं करना है वहां की विधानसभा के ऊपर छोड़ दो। वो विधानसभा अगर सहमति देंगे तो ही विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो ढांचा है विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, वो ढांचा यही तो है। वो ढांचा क्या कहता है, अगर आप अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहते हो तो उस राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में एक संकल्प पारित करके संसद के पास भेजेगी और संसद अगर उसे स्वीकार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में वह विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ये प्रोविजन है आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी और श्री राजकृष्ण बोस ने प्रस्ताव रखा था जो कि उड़ीसा के हैं। इसके बाद में वो कुछ और बात रख रहे हैं उड़ीसा के संदर्भ में, क्योंकि वो उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं श्री जयपाल सिंह जी जो कि बिहार के हैं।
जयपाल सिंह जी मुंडा के बारे में मैंने बहुत सारा परिचय आपको पहले से दे रखा, नाम ध्यान रखिएगा जयपाल सिंह जी मुंडा का। कितनी बार मैंने बोला कि ये जो झारखंड जो आज आपको दिखाई देता है, इस झारखंड की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान जयपाल सिंह जी मुंडा साहब का है। जब बिरसा मुंडा के समान उनको स्थान आदिवासी समुदाय के लोग जब देते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो मित्र हैं वो ध्यान से सुनिए यार, एक व्यक्ति हॉकी टीम का नेतृत्व करता है, गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक में हॉकी टीम के कैप्टन के रूप में, आईसीएस में सिलेक्ट होता है, संविधान निर्माण में योगदान देता है, सामाजिक सुधारक है, बाद में पॉलिटिशियंस के रूप में देश की सेवा करता है, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर रहते हैं, उनकी पत्नी भी केंद्र सरकार में मंत्री रही। ऐसे जयपाल सिंह जी मुंडा क्या शख्सियत रही होगी। आप जरा सोचिए कि उस दौर में 1903 में जब जन्मे, 1910 में फॉरेन चले गए, ऑक्सफोर्ड से अपना पीजी किया, ऑक्सफोर्ड से आदिवासी समुदाय के व्यक्ति ने, मतलब कितने मेहनती, कितने मेरिटोरियस रहे होंगे। आपको ये बातें समझने की आवश्यकता है। हम लोग जब आपको इन सब शख्सियतों से जब परिचित करवाते हैं तो बिल्कुल आपको ये एहसास करवाने की कोशिश करते हैं कि आप मानिएगा ये हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन ये विलक्षण प्रतिभा के धनी है, साथ ही साथ बहुत मेहनती है, बहुत प्रतिबद्ध है, तब जाकर यहाँ पहुंचे। आप कल्पना कर सकते हैं अंग्रेजों के समय इंडियन सिविल सर्विस में चयनित हो जाना और फिर बाद में नौकरी भी छोड़ दी। 1927 में चयनित होने के बाद नौकरी भी छोड़ दी उन्होंने। ऐसे व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन करता हूं जो प्रस्ताव रखा गया सरदार पटेल साहब का। इसके साथ ही साथ आसाम के सदस्यों ने आसाम की पहाड़ी स्थिति, दुर्गमता, दूर दूर बसी आबादी और सब ऐसी भौगोलिक कठिनाइयां अंकित करते हुए जो चित्र उपस्थित किया है उसके पक्ष में मेरा भी कुछ झुकाव है, क्योंकि खुद मुंडा साहब आदिवासी एरिया से आते थे, छोटा नागपुर से वो आते थे जो कि आजकल झारखंड में है। परंतु इसका मुझे पूर्ण निश्चय है कि जो संशोधन 1 लाख के अलावा 2 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने के संदर्भ में पेश किया गया है, इस सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ करना है तो हमें दूसरी दिशा की ओर बढ़ना चाहिए और प्रतिनिधित्व का जहां तक हो सके अधिक से अधिक विस्तृत आधार बनाना चाहिए और 1 लाख की संख्या को कुछ कम कर देना चाहिए। वो कह रहे यार 2 लाख वाला सुझाव तो मुझे पसंद नहीं आया, 1 लाख से थोड़ा घटा दीजिए, पर कम से कम 1 लाख से ज्यादा बढ़ाइए मत। इनको करिए भाई, इनको ब्लॉक कर दीजिए इनको। बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जयपाल सिंह जी मुंडा ने अपनी बात को रखा। वो देखो वो कह रहा है कि मैं छोटा नागपुर का निवासी हूं और जो उतना ही पहाड़ी है और उतना ही दुर्गम है जितने बाकी वाले प्रदेश हैं, जैसा गोपीनाथ बारदुले जी ने आसाम के संदर्भ में कहा, वो अपनी बात को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मोहम्मद सादुल्ला जी ने अपने संशोधन में ये बताया है कि वे ये नहीं चाहते हैं कि कोई सभा बहुत बड़ी और बेकाबू हो। उन्होंने हमें एक ऐसी संख्या बताई है जिसको और अधिक बढ़ाना वे नहीं चाहते हैं। इस तरह से वो बात जयपाल सिंह जी मुंडा करें। उनको वो आपने ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। संविधान हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, संविधान सभा में जो बहस हुई उसको हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पच पाती है। एकदम निःशुल्क आप लोगों के सामने इतनी मेहनत करके आते हैं, सुबह सुबह हमारी टीम इतनी मेहनत करके काम करती है, कुछ लोगों को ये पचता नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से, आप लोग यानी जो संविधान वीर है, इन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जब तक ऐसे लोगों को हतोत्साहित नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जो सामाजिक जो ढांचा है उसके खिलाफ में जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों का आप बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के जो काम है वो काम नहीं हो पाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है। यार मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ा रहे हैं, उसमें भी लोगों को पच नहीं रही है, तो कैसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। खैर, तो जयपाल सिंह जी मुंडा का ये जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैंने आपके सामने रखा। फिर खांडू भाई देसाई जी कह रहे हैं कि भाई साहब अब बहुत चर्चा हो गई, अब संविधान सभा की राय ले ली जाए। अध्यक्ष आप भी यही कह रहे हैं कि साहब बहस बंद करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, तो अब क्या करें। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को आमंत्रित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब क्या कह रहे हैं, एक एक का जवाब देंगे जो संशोधन रखे गए हैं।
श्रीमान जी, वाद विवाद के समय अनेकों संशोधन पेश किए गए, उनमें से कुछ संशोधन का वक्ताओं ने विरोध भी किया है। वाद विवाद का निचोड़ यह है कि दो संशोधन को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। पहला संशोधन श्री सिद्धवा का है, जो ये व्यवस्था करता है कि भाई कम से कम संख्या 60 हो जानी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा संशोधन सादुल्ला साहब का है, जो ये व्यवस्था करता है कि अधिक से अधिक संख्या 300 होनी चाहिए, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। यानी इनिशियल स्टेज में 300 वाली संख्या अधिकतम और न्यूनतम 60 वाली जो है, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर दिया। ठीक है। फिर उड़ीसा के एक मित्र ने एक संशोधन पेश किया जिसमें यह सुझाया गया कि आसाम प्रांत में ऊपर की सभा यानी विधान परिषद होनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रस्ताव में स्वयं यह व्यवस्था है कि विधान परिषद की स्थापना किसी भी राज्य में तब होगी जब वहां की विधानसभा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके भेजे। तो हमारे हाथ में नहीं है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं। फिर वो एक कमेंट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आपने ये यहां पर बात इसलिए रखी है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बात वहां सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुद भी वहां से आते हैं, तो आपको लगता है कि आसाम में आपकी बात को सुना नहीं जाएगा, तो इसलिए आप हमारे यहां से ही पहले से ही विधान परिषद की व्यवस्था करवा दो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरा संशोधन भी पेश किया है जिसमें वे चाहते हैं कि मतदाताओं को, अब देखिए राइट टू रिकॉल के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, एक दूसरा संशोधन भी उन्होंने पेश किया जिसमें वे चाहते हैं कि मतदाताओं को संविधान द्वारा यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जिस सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विश्वास खो दिया है उसे वे हटा सकते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं ऐसी व्यवस्था रखने का कोई कारण नहीं देखता हूं, मेरे विचार से तो यह चुने हुए सदस्य के सम्मान पर छोड़ देना चाहिए। क्या पटेल साहब ने बात कही है। उन्होंने कहा कि जो चुना हुआ सदस्य है उसके सम्मान के ऊपर मैं ये बात छोड़ रहा हूं। अगर उसको लगता है, अगर जनता को लगता है कि वो जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है और अगर उसे इस बात का एहसास हो जाता है तो उसको खुद को छोड़ देना चाहिए, राइट टू रिकॉल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जब यह अनुभव करे कि निर्वाचन क्षेत्र का उस पर विश्वास नहीं रहा तो इसकी अपेक्षा उसे हटाने के लिए बाध्य किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में रखी जाए, उसे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। राइट टू रिकॉल सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसको एहसास हो जाए कि जनता उसको पसंद नहीं कर रही है तो उसे खुद ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बुद्धिमान सदस्य सदा अपने निर्वाचन क्षेत्र की नब्ज टटोलता रहेगा। मेरे विचार से ऐसी व्यवस्था रखने की अपेक्षा हम सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना को पुष्ट करें, सम्मान के भावों को सम्मोहित करने का प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा। यह कोई विरला उदाहरण या कोई ऐसा नीच सदस्य हो जो निर्वाचन क्षेत्र का विश्वास खोकर भी हाउस में सदस्य बना रहना चाहता है, तो ऐसे बुरे उदाहरणों के लिए हमें अपने संविधान को कुरूप नहीं बनाना चाहिए। पटेल साहब ने कहा कि ऐसे बिरले लोग जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, वे लोग जो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के अनुरूप काम भी नहीं कर रहे और फिर भी वो बना रहना चाहते हैं, तो ऐसे बिरले लोगों के लिए मैं अपने संविधान में इस प्रकार के प्रावधान करके अपने संविधान को कुरूप नहीं करना चाहता हूं, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। हाँ, उड़ीसा प्रांत में अब ऊपर की सभा नहीं है और उड़ीसा के एक दूसरे मित्र ने इसी हाउस में ऐसी बात वो कहते हैं, पूरी बात उन्होंने इस तरह से रखी। फिर कह रहे हैं कि आसाम के एक दोस्त ने, जिसमें शुद्रता का भाव भरा हुआ विदित होता है, ये सुझाव रखा है कि आसाम के साथ हमेशा खास बर्ताव करना चाहिए। ये बधाई देने का विषय है कि स्त्रियों ने आगे बढ़कर यह कहा है कि वे कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहती है। उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई है कि स्त्रियों ने आगे बढ़कर यह कहा कि उनके लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। फिर सादुल्ला साहब ने कहा कि साहब मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। सभा ने आज्ञा दी तो उन्होंने संशोधन अपना क्या कर लिया, वापस ले लिया। अमेय कुमार दास ने जी भी कहा कि मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। सादुल्ला साहब ने भी अपना संशोधन वापस ले लिया। अमेय कुमार दास ने भी अपना संशोधन वापस ले लिया। सादुल्ला साहब का वह संशोधन जिसमें 300 अधिकतम सदस्य संख्या होनी चाहिए, उसको हाउस ने स्वीकार कर लिया। न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, उस सुझाव को भी, उस संशोधन को भी हाउस ने स्वीकार कर लिया। निकोलस राय का सुझाव खारिज कर दिया गया। अब के संतानम साहब कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मुझे एक वैधानिक आपत्ति है जो एडवाइजरी कमेटी के संदर्भ में है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि अब आपत्ति दर्ज कराने में आपका समय जा चुका है, अब किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं होगी। फॉर निकोलस राय आगे कहते हैं, श्रीमान जी
माननीय प्रस्तावक सरदार पटेल कहते हैं कि इस प्रश्न पर पृथक और आंशिक क्षेत्रों पर विचार करने वाली एडवाइजरी सब कमेटी विचार करेगी और उस सब कमेटी की सिफारिशों पर यह हाउस वाद विवाद करेगा तथा यह वाक्य खंड उस सब कमेटी की सिफारिशों के अधीन होगा। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं, वो भी अपना संशोधन वापस ले लेते हैं। इसके बाद में नया प्रस्ताव आ रहा है। अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी जो साहू का जो संशोधन है राइट टू रिकॉल का, वो भी राइट टू रिकॉल वाला संशोधन भी क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। इसका मतलब राइट टू रिकॉल की जो बात आई वो यहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर हसरत मोहानी साहब आज आ रहे हैं वापस। कौन से हसरत मोहानी जी, याद है ना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वही वाले हसरत मोहानी जी। क्या कह रहे हैं, श्रीमान जी मैं समस्त वाक्य खंड का विरोध करता हूं और इस सिलसिले में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं, क्या आप मुझे आज्ञा देंगे। वो कह रहे हैं सरदार पटेल साहब ने जो पूरा रखा ना उसका मैं विरोध करता हूं। कब विरोध करता हूं, जब पारित हो गया, जब संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया, तब वो कह रहे हैं साहब मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। तो अध्यक्ष का क्या कह रहे हैं, वाक्य खंड पर अभी अभी लंबी बहस हो चुकी है और संशोधनों पर भी बहस हो चुकी है। तो हसरत मोहानी साहब फिर भी नहीं मानते। वो कह रहे हैं मेरे राजनीतिक विचारों के संदर्भ में सरदार पटेल और नेहरू ने कुछ गलतफहमियां पैदा कर दी है। मुझे इन गलतफहमियों को दूर करने का मौका नहीं मिला है। यदि आप मुझे चंद मिनट दें तो मैं इन विचारों को प्रकट करूं। हसरत मोहानी जी ऐसा कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं फिर अंग्रेजी में, अब और अधिक वाद विवाद करने के लिए काफी देर हो गई है। यदि मौलाना साहब भाषणों को सुनते और अन्य सदस्यों से बात करने में बिजी नहीं रहते तो उन्हें अवसर दिया जाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं मौलाना साहब आपने ढंग से डिस्कशन सुना नहीं, आप अन्य सदस्यों से बातचीत नहीं कर रहे होते ना, तो इस प्रकार का अवसर मैं आपको कभी का दे चुका होता, लेकिन मैं अब आपको यह अवसर नहीं दूंगा। मतलब ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी तक रोचक बात और आएगी। हसरत मोहानी जी, श्रीमान मैं पूरे वाक्य खंड का ही विरोध करता हूं और इस रिपोर्ट का भी जो मैं चाहता हूं कि इस बात को दर्ज कर लिया जाए, इस सब का मैं इस समय विरोध करता हूं। मैं इस रिपोर्ट का विरोध करता हूं, मैं इस पूरे जो प्रस्ताव जो सरदार पटेल साहब ने रखा है उसका भी मैं विरोध करता हूं और मेरी ये बात लिख दो आप रिकॉर्ड में, ऐसा वो कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अब मैं संशोधित वाक्य खंड पर राय लेता हूं और राय ले ली गई और स्वीकार कर लिया गया और अब खंड आएगा 20 जो सरदार पटेल साहब रख रहे हैं। क्या खंड रख रहे हैं, नया जो खंड आ रहा है वो आ रहा है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन करने, उसे स्थगित करने और समाप्त करने के बारे में आदेश, दो सभाओं के आपस के संदर्भ में वोट देने की प्रणाली, सदस्यों के अधिकार, सदस्यों के लिए अयोग्यता, सभा संचालन पद्धति जिसमें आर्थिक मामलों से संबंधित पद्धति भी शामिल है, 1935 के अधिनियम में जो आदेश है उसके आधार पर होगी। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं कि व्यवस्थापिका का अधिवेशन वगैरह सब कैसे बुलाया जाएगा, जैसा 1935 के अधिनियम में जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहां पर भी होगा। ऐसी वो बात सरदार वल्लभ भाई पटेल रख रहे हैं। कहां चला गया भाई, हाँ, जैसे सरदार पटेल अपनी बात को रख रहे होते हैं इसी बीच में श्री नजीरुद्दीन अहमद साहब, नजरुद्दीन अहमद साहब ही है वो व्यक्ति जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द संविधान सभा में बोले, 6 व्यक्तियों में से एक वो भी है। नजरुद्दीन अहमद साहब जो बात कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं सुनना उनके शब्द। श्रीमान जी एक वैधानिक आपत्ति है। क्या आपत्ति है, जबकि संविधान सभा में विचार विमर्श हो रहा है, एक माननीय सदस्य सिगरेट पी रहे हैं, क्या ऐसा करना नियम के अनुकूल है। यदि इस बात की आज्ञा दे दी जाती है तो फिर अनेक माननीय सदस्य हाउस में सिगरेट पीने का साहस करेंगे। साहब एक सदस्य सिगरेट पी रहे, क्या ये ठीक है क्या, और अगर इसकी आज्ञा दी जाती है तो फिर साहब अन्य जो मेंबर है वो भी सिगरेट पीने का साहस करेंगे। अब इसके जवाब में क्या कह रहे हैं अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, ये इस हाउस की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और ना अपनी विगत परंपरा के अनुसार ही है कि कोई माननीय सदस्य यहां सिगरेट पिए। फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोल रहे हैं, उस पर उन्होंने कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक्चुअली में ये प्रस्ताव इस तरह से है कि राज्य का विधानमंडल किस तरह से बुलाया जाएगा, 1935 के अधिनियम में जो व्यवस्था कर रखी है उसी व्यवस्था के अनुरूप उसका अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो 1935 के अधिनियम के जो आदेश है उसमें एज इट इज एक्सेप्ट करने के बारे में बात कही गई है। अब नया खंड आ रहा है 22। सरदार पटेल कह रहे हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका निम्न विषय या उनमें से किसी विषय के बारे में समय समय पर आदेश बना सकेगी। अर्थात अब सुनिएगा,
प्रांतीय व्यवस्थापिका यानी राज्य का विधानमंडल किन किन विषय पर कानून बनाएगा उसके बारे में क्या कह रहे हैं। निम्न विषय पर कानून बना सके। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबंदी यानी परिसीमन। नंबर 2, मताधिकार के लिए योग्यता और निर्वाचक सूचियों की तैयारी। नंबर 3, किसी सभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए क्वालिफिकेशन। किसी सभा में आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरना। इस संविधान के अधीन चुनाव का संचालन और उसमें वोट देने के तरीके। इस चुनाव में उम्मीदवारों का खर्चा। इन चुनाव में या इनके संदर्भ में नाजायज तरीकों को काम में लाना। इन चुनाव में तथा इनके संदर्भ में पैदा होने वाले संदेह और झगड़े। ऐसे मामले जो उपरोक्त मामले से संबंध रखते हो, परंतु शर्त यह है। अब देखिए, इस प्रकार का प्रोविजन रखा जा रहा है कि राज्य का विधानमंडल परिसीमन के संदर्भ में कार्य करेगा। राज्य का विधानमंडल जो चुने जाने वाले जो लोग हैं उनकी योग्यता का निर्धारण करेगा, चुनाव के तरीका का निर्धारण करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य के विधानमंडल को इस प्रकार का अधिकार वर्तमान समय में है? वर्तमान समय में यह अधिकार नहीं है। वर्तमान समय में ये सारे अधिकार किसको है? भारत की संसद को है। संसद के अधीन है ये। पर इनिशियल स्टेज में इस प्रकार के बातें कही गई थी। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सरदार पटेल साहब ने सुझाव रखा था। इसके बाद में के संतानम साहब जो है उन्होंने कुछ संशोधन रखे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें थोड़ा संशोधन कर दीजिए। इसमें निवास गृह न होने के कारण वयस्क मताधिकार की परिसीमितता जो है। अच्छा, एक्चुअली में ये बताया जा रहा है कि पहले जो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम में वोटर्स जो होते थे उनकी कई सारी क्वालिफिकेशंस थी। वोटर्स की क्वालिफिकेशंस थी। उसमें ऐसी भी क्वालिफिकेशन थी कि जिनके पास निवास नहीं है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, वो लोग वोट नहीं दे सकते। अजीब नहीं लगता है? 1935 के अधिनियम में इस प्रकार के प्रोविजंस थे। तो के संतानम साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस प्रकार के जो प्रोविजंस है वो अब हमको हटा देने चाहिए। निवास ना होना ये कोई अयोग्यता है क्या? और जन्म के आधार पर, कौम के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोटर नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार की क्वालिफिकेशंस लिख दीजिएगा। ऐसी बातें वो कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में के एम मुंशी जी भी अपना एक संशोधन रखते हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब, वो क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग सेंट्रल लेवल पर एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिसका नाम होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो जब चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कर लेगा तो फिर हम लोग यहां पर ये सब बातें का प्रावधान क्यों कर रहे हैं, ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं। इसके बाद में एच.वी. कामत साहब का भी एक संशोधन है। वो कह रहे हैं कि साहब, मेरा संशोधन वाक्य खंड 22 में नया आदेश के करने के संदर्भ में है। पृथक निर्वाचन और अधिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण के महत्वपूर्ण विषय को प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के अधिकार क्षेत्र से पृथक करने के लिए, लेकिन मुझसे कहा गया कि अल्पसंख्यक संबंधी एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में इस विषय को ले लिया गया, इसलिए मैं इस विषय को नहीं रख रहा। वो एक्चुअली में आप लोगों को पता होगा 1935 के अधिनियम के शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो प्रावधान था, उस संदर्भ में एच.वी. कामत साहब प्रावधान रखना चाह रहे हैं। फिर सेठ गोविंद दास जी आ रहे हैं जो कि सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस से हैं, और मैंने आपको गोविंद दास जी के बारे में बता रखा है कि गोविंद नाम से संविधान सभा में कई मेंबर थे। 4 नाम तो कल ही मैंने आपको बता दिए थे। ये थोड़ा ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूजन करता है। तो सभापति जी, मेरे नाम पर 2 सुधार है जो मैं पेश करना चाहता हूं, जो इस प्रकार से है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो संलग्न सूची के आदेशों के अनुसार उनको पुष्ट करते हुए बनाई जाएगी, और जिसमें समस्त भारतीय संघ में इन विषयों में समानता रहे, किसी भी प्रकार का अलग अलग सिस्टम ना रहे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर भी आते हैं, वो भी अपनी कुछ बात को रख रहे हैं। एक सेकंड। अब अध्यक्ष साहब कुछ घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आज दोपहर में 3 बजे बैठक स्टार्ट हुई थी। तो अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं कि 6 बज चुके हैं, यदि कोई लंबा वाद विवाद है तो हम सभा को स्थगित कर दें, और मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई सदस्य अब और बोलना चाहता है क्या। तो कुछ माननीय सदस्य चिल्लाए और उन्होंने कहा सर हम बोलना चाहते हैं। तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि तो स्थगित करने से पूर्व मैं 1-2 घोषणा और करना चाहूंगा। आज सुबह अखबारों में ये समाचार छपे थे कि एक हवाई जहाज जिसमें हमारे संविधान सभा के एक मेंबर जगजीवन राम जी और 2 प्राइवेट सेक्रेटरी सफर कर रहे थे,
बसरा के पास टकरा गए हैं। माननीय सदस्यों को ये सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि श्री जगजीवन राम को कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। यद्यपि मैं समझता हूं कि उनके घुटने की एक हड्डी टूट गई है। मुझसे ये कहा गया है कि अच्छे होने पर वो बहुत जल्दी ही संविधान सभा की बैठकों में भाग लेंगे। आप लोग जानते हैं जगजीवन राम जी हमारे देश के पहले श्रम मंत्री भी रहे। जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार जो हमारी लोकसभा की अध्यक्ष भी रही है, आप लोग जानते हैं मीरा कुमार जी के बारे में। उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, एक्चुअली में वो फ्लाइट में जा रहे थे तो टकरा गया है। उसके बारे में संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो सभा में घोषणा कर रहे हैं। फिर वो ये घोषणा कर रहे हैं कि एक और घोषणा है, वो है कि अगले सोमवार से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अब हम सुबह 10 बजे बैठेंगे। यानी अभी 3 से 6 बजे तक जो बैठक चल रही है, तो सोमवार से हम लोग सुबह 10 बजे बैठेंगे, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। 18 जुलाई 1947 के दिन शुक्रवार है, वहां पर शनिवार और रविवार 19 और 20 जुलाई को उस दिन बैठक नहीं होगी। 21 जुलाई को जब हमारी बैठक होगी तो सुबह हम लोग 10 बजे बैठेंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कह रहे हैं। इतने में के मुंशी जी बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक संबंधी जो उप कमेटी है उसकी सोमवार को बैठक होगी और उसका प्रातः समय 10 बजे घोषित कर रखा है। तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति है उसकी बैठक भी सोमवार को होगी और उसकी बैठक भी सुबह 10 बजे होगी। संविधान सभा की बैठक भी आप सोमवार को कर रहे हो, सुबह 10 बजे से कर रहे हो, तो हमारा टाइम क्लैश हो रहा है, ऐसा के मुंशी जी कह रहे हैं। तब अध्यक्ष क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अनेक सदस्यों ने मुझसे कहा है कि जब हाउस बैठता है तो उन सदस्यों को जो अल्पसंख्यक संबंधी सब कमेटी के भी सदस्य हैं बैठे रहना बहुत असुविधाजनक होगा और दोनों अधिवेशनों के लिए जो दिन प्रतिदिन होते रहेंगे उन्हें समय नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं, यदि अल्पसंख्यक संबंधी सब कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है तो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और अन्य सब बातें स्थगित करनी पड़ेगी। इसलिए उनको अपना समय नियत करने और दोपहर बाद बैठक करने की इजाजत हो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक मामलों की समिति की बैठक स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बैठक स्थगित कर दी तो और कई सारी कमेटियों की जो बैठकें हैं वो स्थगित करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी बैठक तो करेंगे ही करेंगे। तो आप यूं करिए, दोपहर के बाद में अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति उनकी बैठक रख लीजिए और इनकी जो बैठक है संविधान सभा की बैठक जो है सुबह आप 10 बजे रख सकते हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूं अन्य सदस्यों को जो दोपहर बाद कार्य में लगे रहते हैं, सदस्यों का उपस्थित होना बहुत कठिन होगा। किसी तरह भी सोमवार को 10 बजे हम उनकी मीटिंग नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक संबंधी कमेटी को दोपहर बाद बैठना होगा। अब पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। क्या मैं ये जान सकता हूं कि प्रातःकाल 10 बजे का समय क्यों नियत किया गया? अब नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई बताएगा कि 10 बजे का टाइम निश्चित क्यों किया? 3 बजे जब बैठक हो रही थी आपने सुबह 10 बजे का टाइम कैसे निश्चित कर दिया? तो अध्यक्ष कह रहे हैं सदस्यों की सुविधा के लिए किया गया है, अन्य कारणों की वजह से। तो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं ना इधर है ना उधर है, या तो जल्दी होता है या देर होता है, या सुबह कभी 10 बजे कर लेते हो कभी 3 बजे करते हो, ना इधर रह पाते ना उधर रह पाते, हो क्या रहा है? ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। तो अध्यक्ष कह रहे हैं मैं सोचता हूं कि बहुत से सदस्यों ने इसे सुविधाजनक समझा है। अल्पसंख्यक संबंधी सब कमेटी की बैठक के लिए हम दूसरे समय की सूचना दे देंगे। अब हम सोमवार को सुबह 10 बजे बैठक करेंगे। सोमवार तारीख 21 जुलाई 1947 को दिन के 10 बजे तक संविधान सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। यानी वापस बैठक कब होगी? वापस बैठक होगी 21 जुलाई की सुबह 10 बजे। यानी 19 जुलाई और 20 जुलाई संविधान सभा में शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी। वापस बैठक होगी 21 जुलाई को। हम भी 21 जुलाई को आपसे मिलेंगे, सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान सभा की इन बैठकों में जो रहस्य आप जो जान रहे हैं उससे संविधान के संदर्भ में आपकी समझ जबरदस्त विकसित होगी। और हमारे जो यूट्यूब के जो साथी है, जो जूम के जो साथी है, अपना ये जो स्नेह है वो इसी तरह से बनाए रखिएगा। 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।